सो स्टैटिस्टिक्स में बच्चों अभी तक अपन ने बहुत सी चीजों के बारे में बात कर ली है और आज के इस वीडियो के अंदर बच्चों अपन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो आज का ये जो वीडियो है बच्चों, इसके अंदर आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ में ये वीडियो देखना पड़ेगा शुरू से लेकर के लास्ट तक। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको थ्योरी देखने को मिलेगी और थ्योरी के साथ साथ में जो रिलेवेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होगा आप लोगों के लिए कि आप बिल्कुल ऐसे कॉन्सेंट्रेट होकर एकदम ध्यान से पूरा का पूरा वीडियो आप देखें। ठीक है, क्योंकि काफी बार क्या होता है कि अपन थ्योरी तो ठीक है बुक में से कहीं से भी पढ़ लेते हैं, लेकिन जब बात न्यूमेरिकल्स की आती है तो वहां पे अपनी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा आपके एग्जाम में ना हो इसलिए हर एक टॉपिक के ऊपर मैं आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल्स भी साथ साथ में लेके आई हूँ। ठीक है, आप टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं बच्चों किस बारे में, अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्पेसिफिकली अपन अरिथमेटिक मीन को अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एम्फसाइज थोड़ा सा कर रहे हैं, यानी कि अरिथमेटिक मीन के बारे में अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। ओके, अब यहाँ पे बच्चों जब अपन सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहली चीज जो कि आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है वो ये है कि अपन अगर सेंट्रल टेंडेंसी बोल रहे हैं तो सबसे पहला फोकस अपना किस पे होना चाहिए, एवरेज पे होना चाहिए। यानी कि या तो आप सेंट्रल टेंडेंसी कह लो या फिर आप एवरेज कह लो, इट्स अ सेम थिंग। ओके, अपने पास में अभी तक अपन ने क्या देखा कि स्टैटिस्टिक्स में अपने पास में होती है सीरीज और उसका जो एवरेज होता है वही आपकी क्या हो जाती है, वही आपकी यहाँ पे सेंट्रल टेंडेंसी हो जाती है। सो इट रेफर्स टू एन एवरेज और अ सेंट्रल वैल्यू। ठीक है, ऑफ अ स्टैटिस्टिकल सीरीज, किसी भी स्टैटिस्टिकल सीरीज की जो एवरेज होता है या फिर जो उसकी सेंट्रल वैल्यू होती है वही क्या कहलाती है, सेंट्रल टेंडेंसी कहलाती है। ठीक है, अब इसको अपन और किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, लोकेशन के बेसिस पे। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेजर ऑफ लोकेशन। ठीक है, फिर measures of central tendency refers to all those methods of statistical analysis by which averages of the statistical series are worked out। देखो यहाँ पे वो सभी जितने भी मेजर्स होते हैं उन सभी को अपन यहाँ पे पढ़ते हैं जिसकी हेल्प से जो भी अपने पास में सीरीज होती है उसका अपन मिड पॉइंट या फिर आप उसका एवरेज कह लो कि जिससे अपन उसका एवरेज कैलकुलेट कर पाए। ठीक है, तो उन सभी चीजों को अपन यहाँ पे क्या करते हैं, अपन यहाँ पे पढ़ते हैं। ऑलराइट, तो उन सभी जो भी तरीके होते हैं वही अपने क्या हो जाते हैं बच्चों यहाँ पे, दैट इज नोन एज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज। ठीक है, क्लियर। चलिए, अब यहाँ पे अगर आपको एग्जाम में बोल दिया जाए कि भैया आपको प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी है सेंट्रल टेंडेंसी की, ठीक है, तो एक डेफिनेशन है आप लोगों के लिए। सो अकॉर्डिंग टू क्रॉक्सटोन और काउडेन, एन एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू। एवरेज क्या है, एक सिंगल वैल्यू है। देखो आपको ये पता है कि सीरीज कैसी होती है, अपने जितने भी स्टैटिस्टिक्स के अंदर सीरीज देखिए तो वो क्या होती है, वो काफी सारे उसके अंदर नंबर्स होते हैं। ठीक है, जैसे 15, 20, 25, 30, 35, ये सारे क्या हो जाते हैं, ये सारे नंबर्स हो जाते हैं। अब इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इन सभी नंबर का क्या चाहिए होता है, एक मिड वैल्यू चाहिए होती है या फिर एक एवरेज चाहिए होता है। ठीक है, तो वो जो एवरेज होता है वो एवरेज क्या करता है, इस पूरी की पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट करता है। यही अपन ने पढ़ा है अभी तक। ठीक है, आई होप कि आप लोग नहीं भूले हो। तो यहाँ पे बस डेफिनेशन भी आपको इसी से ही कनेक्ट करते हुए लिखनी है, दैट एन एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू। एवरेज क्या होती है बच्चों, एक सिंगल वैल्यू होती है विद इन द रेंज ऑफ द डेटा is used to represent all the values of in the series। अब यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज थे सीरीज के अंदर उन सभी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंगल वैल्यू होती है जिसको अपन एवरेज कहते हैं। ठीक है, तो यही आपकी क्या हो जाती है, सेंट्रल टेंडेंसी हो जाती है। तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है ना। इसको देखो थोड़ा सा कनेक्ट करके और थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली अगर आप समझ के अगर आप इसको याद करोगे तो आपको ज्यादा लंबे समय तक याद रहेगी। ठीक है, अब अक्सर एग्जाम में ये हो जाता है कि आप लोगों के ना जब थ्योरी पोर्शन आता है तो आपसे डेफिनेशन पूछ ली जाती है, तो वहां पे आप ये वाली डेफिनेशन डेफिनेटली आप इसको यूज कर सकते हो। सो सिंस एन एवरेज इज समवेयर विद इन द रेंज ऑफ डेटा, अब जो अपना एवरेज होता है वो अपने डेटा के रेंज में ही होता है। जो सीरीज अपने पास में होती है उसी से ही रिलेटेड अपने पास में क्या निकल के आता है बच्चों, एवरेज अपने पास में निकल के आता है। इट इज समटाइम कॉल्ड मेजर्स ऑफ सेंट्रल वैल्यू, और इसी वजह से उसको अपन काफी बार क्या किस नाम से जानते हैं बच्चों, उसको हम कहते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल वैल्यू। ठीक है, सो आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब यहाँ पे देखो पर्पस एंड फंक्शंस के बारे में अपन बात करते हैं कि एवरेजेस का पर्पस क्या है और दूसरी चीज के फंक्शंस क्या क्या है। ठीक है, सो स्टडी ऑफ एन एवरेज इज अ सेंट्रल सिग्निफिकेंस इन दिस स्टैटिस्टिकल मेथड। अब देखो स्टैटिस्टिक्स अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, अपन ने इससे पहले काफी सारे वीडियोस बना लिए हैं, है ना। बना लिए का मतलब ये है कि काफी सारे टॉपिक्स अपन ने पढ़ लिए हैं, है ना। काफी सारी चीजों को अपन अभी तक स्टैटिस्टिक्स के अंदर अच्छे से समझ चुके हैं। अब एक चीज जो आपने उन सभी वीडियोस के अंदर, उन सभी टॉपिक्स के अंदर जो ऑब्जर्व करी होगी वो ये होगी
कि जितना भी अपने पास में डेटा होता है उस पूरे डेटा को अपन क्या करते हैं, उसका एक क्रक्स फॉर्म निकाल लेते हैं, यानी कि उसका हम एक बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल लेते हैं, है ना। और वो सिंपलेस्ट फॉर्म कहीं ना कहीं किस तरीके से निकलता है बच्चों, एवरेज के थ्रू ही निकलता है, ठीक है। अगर आपको सामने वाले को अपना डेटा प्रेजेंट करना है, आप चाह रहे हो कि वो आपका डेटा अच्छे से समझे, तो आप क्या करोगे, इतनी पूरी की पूरी सीरीज है, पूरी की पूरी टेबल तो उसको दोगे नहीं। आप क्या करोगे कि हाँ भाई ये हमारे पास में सीरीज है सपोज, ठीक है, तो अब इसका जो एवरेज है वो ये है, तो आप सिर्फ एक पर्टिकुलर एक सिंगल जो वैल्यू होती है, जो एवरेज होता है, वो आप अगले को समझा दोगे, ठीक है। अब देखो इसको मैं एक और एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। जैसे सपोज करो कि हमारी आबादी कितनी ज्यादा है, अगर यहाँ पे आपको पर कैपिटा इनकम बतानी हो कि भाई इंडिया की जो इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, वो ये है, तो ये आप कैसे बताओगे। ऐसा तो है नहीं कि आप एक एक इंडिविजुअल की इनकम बताओगे सामने वाले को, नहीं। अगर आपको कंपेयर करना है तो आप कैसे बताओगे, एक एक की इनकम को तो आप कंपेयर करोगे नहीं, आप क्या करोगे, पूरे हमारे कंट्री की एक पर कैपिटा इनकम निकाल लोगे, एवरेज निकाल लोगे, और दूसरे कंट्री जैसे सपोज यूएसए की अपन यहाँ पे लेके चले तो यूएसए की पर कैपिटा इनकम निकालोगे, फिर इन दोनों को आप कंपेयर कर लोगे। तो इतनी सारी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक सिंगल वैल्यू की जरूरत पड़ती है, और वही आपकी क्या हो जाती है, वही आपकी एवरेज हो जाता है, ठीक है। और जितने भी स्टैटिस्टिकल मेथड्स अपन ने अभी तक पढ़े हैं, उन सभी के अंदर अपन ने इसी प्रोसेस से क्या किया है, वैल्यू अपन ने निकाली है। तो वही चीज ये कह रहा है कि स्टडी ऑफ एन एवरेज इज अ सेंट्रल सिग्निफिकेंस ऑफ अ स्टैटिस्टिकल मेथड्स। This is why Bolle defines statistics as a science of average। तो जो यहाँ पे ये हमारे एक स्टेटिस्टिशियंस हैं, इन्होंने क्या बोला था कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, अ साइंस ऑफ एवरेजेस, है ना। स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस ऑफ एवरेज, यानी कि आप पूरे सब्जेक्ट के अंदर, पूरे स्टैटिस्टिक्स के अंदर आप क्या करते हो, एवरेजेस आप यहाँ पे निकालते हो, और फिर सामने वाले को आपका जो डेटा है उसको आप उसको प्रेजेंट कर देते हो। क्योंकि काफी बार अपने पास में बहुत ज्यादा बड़ा यूनिवर्स होता है। अब यूनिवर्स को आप साइंस वाले यूनिवर्स से बिल्कुल कनेक्ट मत करिएगा। यूनिवर्स अगर अपन स्टैटिस्टिक्स के अंडर में रह के बात करें तो यूनिवर्स जो भी हमारे पास में यहाँ पे आइटम्स होते हैं जिनको अपन स्टडी करने वाले हैं या फिर जिनको अपन स्टडी कर रहे हैं, वही अपना यहाँ पे क्या हो जाता है, यूनिवर्स हो जाता है, ठीक है। सो आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। अच्छा, यहाँ पे जो भी स्टैटिस्टिशियंस हैं जिनके अपन यहाँ पे डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं, तो उनको आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि अगर आप इन डेफिनेशंस को एग्जाम के अंदर यूज करोगे तो हो सकता है कि ये आपके लिए एक अच्छा प्लस पॉइंट हो, ठीक है। और काफी बार एग्जाम में भी आपसे पर्टिकुलर मतलब यहाँ पे आपको ऐसे नाम दे दिया जाएगा कि राइट अ डेफिनेशन ऑफ दिस एंड दिस अकॉर्डिंग टू हिम, है ना। कोई भी आपको यहाँ पे सपोज करो कि कोई भी स्टैटिस्टिशियन आपको दे दिया जाएगा और कि आप इसके अकॉर्डिंग क्या होती है स्टैटिस्टिक्स आप डिफाइन करो, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे उनके अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है वो आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। काफी बार ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ पहले से, ओके। चलिए, अब यहाँ पे अपन फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। सो फंक्शंस ऑफ एवरेजेस आर, एवरेजेस के फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, तो इन फंक्शंस को आपको थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ। सबसे पहला वाला जो फंक्शन है, इट इज ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। देखो क्या होता है कि काफी बार वही सेम चीज होगी कि हमारे पास में बहुत ज्यादा डेटा होता है, तो उसको अपन को बहुत ही शॉर्ट में अगले वाले को बिल्कुल क्लियर स्पष्ट तरीके से अपन को समझाना होता है। तो वो किस तरीके से अपन कर सकते हैं, वो अपन एक उसका एवरेज निकाल लें और अपन उसको बता देंगे। अगर इंडिया की अपन को इनकम बतानी है किसी को कि भाई इंडिया के जितने भी लोग हैं उनकी इनकम ये है, तो आप एक एक की इनकम बताओगे तो आपको तो पूरा जीवन निकल जाएगा, क्योंकि हमारी आबादी इतनी ज्यादा है कि नहीं। तो अपन क्या करते हैं, अपन जितने भी लोग हैं उनकी इनकम को अपन क्या कर देते हैं, उनका एवरेज निकाल देते हैं और एक सिंगल वैल्यू के अंदर अपन बता देते हैं कि भैया हमारे कंट्री की जो पर कैपिटा इनकम है वो ये है, ठीक है। फिर अपन यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि चलो ठीक है, अभी ये है, पिछले साल मतलब 2019 में ये थी, 2020 में ये है, 2025 में ये है, 2030 में ये है, मतलब इस तरीके से अपन क्या कर लेते हैं, अपन एक सिंगल वैल्यू के अंदर अपन कंपेयर भी इजीली कर पाते हैं, ठीक है। तो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के लिए सबसे ज्यादा अपन को यहाँ पे एवरेज की जरूरत पड़ती है। दूसरा है कंपैरिजन। अब कंपैरिजन की बात आ गई, तो यहाँ पे अगर आपको इंडिया की इनकम और यूएसए की इनकम के अंदर अगर आपको कंपेयर करना हो, तो यहाँ पे आपको क्या चाहिएगा, यहाँ पे आपको इनकी इनकम का एवरेज चाहिएगा, ठीक है। तो यहाँ की मतलब इंडिया की इनकम का एवरेज आपको मिल जाएगा, यूएसए की इनकम का एवरेज आपको मिल जाएगा, फिर आप इजीली कंपेयर कर पाओगे कि इंडिया की इनकम कम क्यों है, यूएसए की इनकम ज्यादा क्यों है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसमें इंडिया लैग कर रहा है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसमें यूएसए बहुत अच्छा कर रहा है, समझ लो। तो ये सारी जो चीजें हैं ये आप ज्यादा डेटा में आप बिल्कुल भी अच्छे से नहीं समझ पाओगे, इसके लिए आपको एक सिंगल वैल्यू चाहिए होगी, ठीक है। नाउ फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि काफी बार अपनी कंट्री जो होती है, और ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ हमारी कंट्री की हम यहाँ पे बात करें, मतलब मोस्टली सभी कंट्रीज के अंदर
सो अब जैसे यहाँ पे अपन ने कंपैरिजन किया इंडिया और यूएसए की इनकम का, तो हमें पता लगा कि यार इंडिया की इनकम तो कंपैरेटिवली बहुत कम है, तो हमें यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, पॉलिसीज बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जब क्योंकि हमारे पास में एवरेज था तो हम इसे कंपेयर कर पाए और फिर नेक्स्ट जो अपना स्टेप है उस तक हम पहुंच पाए कि हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पॉलिसीज फॉर्मुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पॉलिसीज फॉर्मुलेशन के अंदर भी एवरेजेस का बहुत अच्छा योगदान होता है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का। देखो हर चीज क्या होती है, हर चीज को आप बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं सामने वाले को क्लियरली एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो वहां पे आपको जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है उसकी जरूरत पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है कि भैया एवरेज आपके लिए मतलब जरूरी क्यों है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं वन वैल्यू फॉर ऑल। अब अपने पास में सीरीज तो इतनी सारी है, 15, फिर उसके बाद में 20, फिर 25, फिर 30, 35, 40, सीरीज तो इतनी सारी है। आप इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक सिंगल वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, तो वही आपकी क्या है, वन वैल्यू फॉर ऑल। अब वो एक जो वैल्यू होगी वो इन सब की वैल्यू होगी। ठीक है, तो इसलिए भी ये भी एक एवरेज का फंक्शन आप क्या करते हो, इसको आप मान सकते हो। ठीक है, तो अगर आपके एग्जाम में फंक्शंस पूछ लिए जाए तो बहुत ही इजी फंक्शंस हैं। मैंने आपको बस हेडिंग यहाँ पे समझा दी है। आपको मैंने इनके अंदर आप क्या चीज लिख सकते हो, इसको आपको किस तरीके से एक्सप्लेन मतलब आप खुद को समझा सकते हो, फिर आप अपने टीचर को समझा सकते हो, तो ये भी मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको बता दिया है यहाँ पे। ठीक है, कुछ भी टफ नहीं है। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, कंपैरिजन, फिर उसके बाद में फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड वन वैल्यू फॉर ऑल। ठीक है, वन वैल्यू फॉर ऑल यानी कि इतनी सारी हमारे पास में सीरीज है और इसकी कोई एक वैल्यू होगी, वही हमारा एवरेज होगा। ठीक है, तो वो वैल्यू इसकी भी होगी, इसकी भी होगी, इसकी भी होगी, इसकी भी होगी, सबकी होगी, वन वैल्यू फॉर ऑल। क्लियर? सो आई होप कि यहाँ पे जो भी फंक्शंस है वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे जब अपन गुड एवरेज की बात करते हैं तो वो जितना इजी होगा और जितना स्टेबल होगा उतना वो ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव होगा, यानी कि उतना सामने वाले को ज्यादा अच्छे से वो समझ में आएगा। तो मेक श्योर कि हमारा जो भी एवरेज हो वो बहुत ही क्लियर हो और बहुत ही सिंपल हो। ठीक है, स्टेबल हो। फिर है रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि अपना जो भी यहाँ पे एवरेज निकल के आए वो ऐसा नहीं होना चाहिए बहुत ही टफ हो या फिर बहुत ही आप ये लो बहुत ही बड़ी वैल्यू हो जो कि रिप्रेजेंट ना कर पाए। बहुत ही सिंपल तरीके से और जो पूरे के पूरे जितने भी हमारे आइटम्स है जो सबको रिप्रेजेंट कर सके, ऐसी हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एवरेज वैल्यू चाहिए होती है। फिर सिंप्लिसिटी, सिंपल होना चाहिए हमारा एवरेज। फिर सर्टेनिटी, तो सर्टेनिटी मतलब आप ये देख लो कि जितने भी हमारे पास में वैल्यूज हैं उन सब से कहीं ना कहीं वो क्या करना चाहिए, वो उसको मतलब उन सभी वैल्यूज से वो कनेक्टेड होना चाहिए, तभी तो वो उनको रिप्रेजेंट कर पाएगा। ओके, फिर एब्सोल्यूट नंबर। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई फ्रैक्शंस में हो जाए, कोई परसेंटेज में हो जाए, नहीं, एक स्पेसिफिक वैल्यू एब्सोल्यूट नंबर होना चाहिए। ठीक है, फिर है लीस्ट इफेक्ट ऑफ अ चेंज इन अ सैंपल। अगर आपके सैंपल में कुछ चेंजेस भी हो रहे हैं तो उससे आपके एवरेज पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, वरना क्या होगा कि वरना हर थोड़े थोड़े टाइम में आपका एवरेज चेंज होता रहेगा। ओके, फिर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। अब यहाँ पे जैसे अगर आप मैथमेटिकली या फिर कुछ भी आप यहाँ पे अगर उसको एवरेज को अगर आप ट्रीट कर रहे हो तो उसमें ज्यादा वेरिएशंस नहीं देखने को। ऑलराइट, सो आई होप कि यहाँ पे आपको जो असेंशियल जिन चीजों की जरूरत होती है, असेंशियल ऑफ गुड एवरेज, वो सभी आपको सारे पॉइंट्स यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। फंक्शंस भी आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं और चीजों को थोड़ा सा और अच्छे से अपन यहाँ पे समझते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेज। अब देखो जब अपन टाइप्स की बात करते हैं तो दो यहाँ पे आपके टाइप्स होते हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिकल एवरेज जो है वो आपके दो तरीके के होते हैं, एक है आपका मैथमेटिकल एवरेज और दूसरा है आपका पोजिशनल एवरेज। अब फिर अभी इस वीडियो के अंदर अपन मैथमेटिकल एवरेज को अपन क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। जो पोजिशनल एवरेज है बच्चों आपका, उसको अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो अभी आपको फोकस सिर्फ किस पे करना है, मैथमेटिकल एवरेज पे आपको फोकस करना है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर भी क्या है कि इसके अंदर भी थोड़े से सब डिविजन्स हैं, इसको भी आप थोड़ा समझ लो। सो मैथमेटिकल एवरेज, पोजिशनल एवरेज, अपन यहाँ पे अभी इसको कवर करने वाले हैं। इसके अंदर भी तीन होते हैं, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। ठीक है, फिर जो पोजिशनल पढ़ेंगे तो उसके अंदर मीडियन, पार्टीशन वैल्यू एंड मोड वैल्यू, इसको अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। अभी अपन स्टार्ट करने वाले हैं अरिथमेटिक मीन्स के साथ में। ओके, सो अरिथमेटिक मीन से अपन यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, इसी को अपन थोड़ा सा समझेंगे अच्छे से। अब यहाँ पे अरिथमेटिक मीन क्या है ये मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। सो देखो अपन ने 10th क्लास के अंदर भी अपन मैथ्स के अंदर मीन, मीडियन, मोड अपन ने पढ़ा है, अपने चैप्टर था। ठीक है, अगर आप लोग नहीं भूले हो तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि उसके अंदर अपन बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर अपन एवरेज निकालते थे। कैसे निकालते थे कि अपने पास में यहाँ पे आइटम्स गिवन होते थे, जैसे सपोज 5, 10, 15, 20, 25, 30,
35। सपोज ये आइटम्स आपके पास में गिवन है। अब आप इसका मीन कैसे निकालोगे, तो आप क्या करोगे, इन सबको आप ऐड कर लोगे, ठीक है, सम ऑफ द नंबर्स अपॉन टोटल नंबर। तो टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7, तो ऊपर आ जाता है इन सभी नंबर का सम और यहाँ पे टोटल नंबर। तो जैसे जो भी इनका सम होगा अपॉन 7 हो जाएगा, ठीक है। और जो आप जब उसको डिवाइड करोगे तो आपका यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, मीन निकल के आ जाएगा। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म होता है मीन निकालने का, ठीक है। सो अरिथमेटिक मीन और कुछ नहीं, यही है, इट इज द सिंपलेस्ट एवरेज ऑफ ऑल आइटम्स इन दी सीरीज। इसको आप किस तरीके से निकालते हो, फॉर्मूला देख लो इसका, अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट डाउन भी कर लीजिए। टोटल वैल्यूज ऑफ द आइटम, टोटल वैल्यूज आपको पता है किस तरीके से निकालना है, इन सबको ऐड कर दोगे तो टोटल वैल्यू निकल जाएगी अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है। सो इट इज द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज। द अरिथमेटिक मीन ऑफ द सीरीज इज सिंपली कॉल्ड मीन। तो इसको अरिथमेटिक मीन को हम सिंपली किस नाम से जानते हैं, मीन के नाम से हम इसे जानते हैं, ठीक है। मैथ्स के अंदर अपन ने पढ़ा है, इतना तो हमारी याददाश्त कमजोर नहीं है कि हम भूल चुके होंगे कि पिछले साल हमने क्या पढ़ा था, है ना, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सो मीन हम कैसे निकालते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है, इन सबको प्लस कर दो अपॉन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। क्लियर, ये इसका फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले को आपको अपनी नोटबुक में अगर नोट डाउन करना है तो आप इसको कर सकते हैं, ऑलराइट। चलिए अब यहाँ पे इसके डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन पे एक बार आप देख लो, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। सो अरिथमेटिक मीन कह लो या फिर इसको मीन कह लो, इट इज द नंबर which is obtained by adding the values। अपन ने क्या किया, जितनी भी वैल्यूज अपने पास में गिवन थी उस सबको अपन ने ऐड कर लिया। So by adding the values of all the items of a series and dividing by the total number of the items। पहले अपन ने क्या किया, यहाँ पे सीरीज में जितने भी वैल्यूज थे उन सबको अपन ने ऐड कर दिया और उसको डिवाइड कैसे कर दिया, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से अपन उसको डिवाइड कर दिया है, ठीक है, सिंपल। अब देखो अरिथमेटिक मीन यहाँ पे दो तरीके का होता है, एक होता है सिंपल अरिथमेटिक मीन और दूसरा होता है बच्चों आपका वेटेड अरिथमेटिक मीन। क्या होता है सिंपल और क्या होता है वेटेड, ये मैं आपको पहले बता देती हूँ, फिर उसके अंदर भी थोड़े से सब डिविजन्स होंगे तो उसको अपन यहाँ पे आगे स्टडी करेंगे। तो देखो सिंपल अरिथमेटिक मीन के अंदर क्या होता है बच्चों, जितने भी आइटम्स अपने पास में गिवन होते हैं सीरीज के अंदर उन सभी को अपन इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं, यानी कि उन सभी को अपन यहाँ पे ऐड ऑन करते हैं या फिर जो भी अपन आगे करने वाले हैं अपना प्रोसीजर, जो भी उन सभी प्रोसीजर के अंदर उन सभी वैल्यूज को अपन क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। वेटेड अरिथमेटिक मीन के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्या होता है, सो डिफरेंट आइटम्स ऑफ सीरीज आर अकॉर्डेड डिफरेंट वेट्स। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि वेट के हिसाब से ऐसे ग्रुप्स बना दी जाती है, सीरीज बना दी जाती है, सभी को इसमें सभी वैल्यूज को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाता है, अलग अलग ग्रुप्स बना दिए जाते हैं और फिर उसके अंदर से आप रैंडमली कुछ ना कुछ पिक करते हो, ठीक है। सो इन इट डिफरेंट आइटम्स ऑफ अ सीरीज आर अकॉर्डेड डिफरेंट वेट्स इन अकॉर्डेंस विद द रेलेवेंट इंपॉर्टेंस, रिलेटिव इंपॉर्टेंस, ओके। सो आई होप कि आपको सिंपल अरिथमेटिक मीन और वेटेड अरिथमेटिक मीन के बीच का हल्का फुल्का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। पूरा मैं एक्सपेक्ट इसलिए भी नहीं करती क्योंकि आगे अपन इनके पार्ट्स पढ़ने वाले हैं तो उससे तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल अरिथमेटिक मीन की अगर अपन बात करें सबसे पहले तो इसको भी अपन ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब इसको अपन ने दो पार्ट्स में कैसे डिवाइड किया है, एक है अनग्रुप्ड डेटा और दूसरा है ग्रुप्ड डेटा, ओके। अब देखो अनग्रुप्ड डेटा जो है अपना उसको अपन ने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे कंफ्यूज करने वाली बात ये है कि आपको कैसे पता रहेगा कि भैया कौन सा किसका मेथड, मतलब कौन सा किसका डिवीजन है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साथ साथ में अपनी नोटबुक के अंदर आपको लिखना पड़ेगा कि सबसे पहली चीज अपन ने पढ़ी, क्या पढ़ी बच्चों, सबसे पहली चीज अपन ने, तो सबसे पहले अपन ने ये पढ़ा कि एवरेजेस जो होते हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं, मैथमेटिकल और पोजिशनल। मैथमेटिकल भी तीन टाइप के होते हैं, अरिथमेटिक, फिर ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक, फिर उसके बाद में ये वाला डिवीजन आप पोजिशनल वाला लिख लोगे। फिर उसके अंदर आपने क्या पढ़ा कि भाई अरिथमेटिक, ठीक है, अरिथमेटिक भी यहाँ पे दो तरीके के होते हैं, सिंपल अरिथमेटिक और वेटेड। फिर सिंपल भी यहाँ पे दो तरीके के अपन ने देखे, सिंपल कैसे होते हैं दो तरीके के कि अनग्रुप्ड डेटा और ग्रुप डेटा। अब अनग्रुप्ड भी अपने तीन तरीके के होते हैं, कौन कौन से, डायरेक्ट, अज्यूम्ड एंड स्टेप डेविएशन। फिर उसके बाद में जो आपका ग्रुप्ड देखोगे उसके अंदर भी आपके तीन तरीके के वेरिएशंस होंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अपनी नोटबुक के अंदर आपको ऐसे ना हायरार्की बनानी पड़ेगी। एक पेज पे सिंपली कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ पे क्या करना है, वो क्लासिफिकेशन टेबल होती है ना, वो क्लासिफिकेशन टेबल बना लो और उससे आपको पूरा का पूरा जो हमारा वीडियो है वो आपको याद रह जाएगा। क्लियर। सो अभी तक अपन क्या बात कर रहे हैं, अनग्रुप डेटा की अपन बात कर रहे हैं जो कि किसके अंडर में आ रहा है, सिंपलेस्ट, उस सिंपलेस्ट के अंडर में आ रहा है। सिंपलेस्ट से मेरा मतलब है ये वाला सिंपल अरिथमेटिक मीन के अंडर में आ रहा है, ओके। अब इसके अंदर भी सबसे पहले डायरेक्ट मेथड अपन बात करें तो क्या होता है डायरेक्ट मेथड, तो बस फॉर्म, अच्छा देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आज के वीडियो में एक और है, वो ये है कि फॉर्मूलेज को आप ऐसे मतलब
हेडिंग लिखो, फॉर्मूला लिखो, ठीक है। फिर जो इसके एग्जाम्पल इलिस्ट्रेशन है वो आप बाद में भी अगर देखते हो या आप बाद में भी समझते हो, दैट इज फाइन। आपको यहाँ पे पहले क्या करना पड़ेगा, हेडिंग के साथ में फॉर्मूला आपको डेफिनेटली लिखना पड़ेगा अगर आप नहीं भूलना चाहते हो तो, ठीक है। तो देखो इसके अंदर क्या है कि टोटल वैल्यू ऑफ आइटम्स अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स, सिंपल वाला वही मीन निकालने का जो तरीका होता है अपना। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको समझाया जा रहा है। सो पॉकेट अलाउंसेस ऑफ 10 स्टूडेंट्स, 10 बच्चे हैं, उनकी जो पॉकेट अलाउंसेस हैं वो कैसे कितनी है, 15, 20, 30, 25, 20, फिर 22, 25, 18, 40, 50, 55, ठीक है, एंड 65। फाइंड आउट द एवरेज ऑफ द पॉकेट अलाउंसेस। अब आपको इसका एवरेज निकालना है, तो सिंपल कर, कुछ नहीं करना, क्या करना है, ये अपने दे रखे हैं क्वेश्चन में, इन सबको आप एड ऑन कर लो। एड ऑन कर लिया, क्या निकल के आ गया, 340 निकल के आ गया, ठीक है। सो 340। अब ये नंबर ऑफ आइटम्स कितने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो इसको कर दो अपॉन 10 डायरेक्ट, ठीक है। दिस इज द डायरेक्ट मेथड। तो अपन ने यहाँ पे यही किया है, 340 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 34। सो एवरेज पॉकेट अलाउंसेस ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज ₹34, ठीक है। सिंपल अरिथमेटिक मीन के बारे में अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। उसके अंदर भी अपन अनग्रुप्ड डेटा को अपन ने सबसे पहले लिया है। अनग्रुप्ड डेटा के अंदर सबसे फर्स्ट वाला जो आपका डायरेक्ट वाला है ना, डायरेक्ट क्या, डायरेक्ट मेथड जो है आपका, उसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है। जो मीन का जो आपका फॉर्मूला है, बस वही आपका यहाँ पे फॉर्मूला लग जाता है। ये आपका फॉर्मूला है टोटल वैल्यू ऑफ आइटम्स अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स। इसको आप डिनोट कैसे करते हो, तो सिग्मा x अपॉन n से इसको आप डिनोट करते हो, ठीक है। सो आई होप ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी था। अज्यूम्ड मीन मेथड की तरफ बढ़ते हैं आगे। ये थोड़ा सा आपको लगेगा एक बार को समझने में, लेकिन बहुत ही इजी है। स्टेप्स हैं, स्टेप्स अब अपनी लैंग्वेज में अपनी नोटबुक के अंदर लिख लो, बस आपको ये याद रह जाएगा। ओके, चलिए इसको अपन देखते हैं एक बार। तो बच्चों अब अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं अज्यूम्ड मीन मेथड की, ठीक है। देखो इसके अंदर क्या है बच्चों, इसके अंदर कुछ स्टेप्स हैं, कुछ स्टेप्स आपको ध्यान रखने हैं, और उसके बाद में ये वाला जो आपका मेथड है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इन स्टेप्स को आप अपने साथ साथ में लिखते रहिए। तो सबसे पहला स्टेप आप लोगों का इस मेथड के अंदर ये है कि सबसे पहले आपको अज्यूम्ड मीन यहाँ पे निकालना है। तो वो आप कैसे निकालोगे कि कुछ ना कुछ तो सीरीज आपको गिवन होगी, ठीक है। आपको क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीरीज ऑलरेडी गिवन होगी। तो उस सीरीज के अंदर सबसे पहली चीज आप जो करोगे वो ये है कि सबसे पहले तो आप मिनिमम पॉइंट निकालो, मतलब मिनिमम वैल्यू निकालो, और एक मैक्सिमम वैल्यू निकालो, ठीक है। सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू निकालो, इन दोनों को प्लस कर लो और डिवाइड बाय 2 कर लो, ठीक है। तो सबसे पहले आपका क्या निकल के आ जाता है, अज्यूम्ड मीन आपका निकल के आ जाता है इस तरीके से, ठीक है। फिर आपको क्या करना है बच्चों, फिर आपको यहाँ पे जो भी आपके वैल्यूज गिवन है उसके अंदर आपको डेविएशन निकालना है। अब डेविएशन आप कैसे निकालोगे, ये सारी की सारी चीजें मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझा देती हूँ। देखो सबसे पहली चीज ये है कि दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन द साइज ऑफ आइटम्स इज वेरी लार्ज। जब आपके पास में जो भी आइटम्स गिवन है जब वो बहुत ही लार्ज हैं, तब आप इस मेथड को यूज करोगे। अब इसका जो फॉर्मूला है वो ये है, दैट इज x बार इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा d अपॉन n, यानी कि x बार आपका क्या है, ये आपका अरिथमेटिक मीन होता है, ठीक है। a स्टैंड फॉर अज्यूम्ड मीन, ठीक है। फिर ये सबमिशन d, यानी कि जो भी आपके पास में डेविएशन निकल के आएगा उनका सम, ओके, एंड n इज नंबर ऑफ आइटम्स। क्लियर। चलो अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल आप लोगों को गिवन है। सो फॉलोइंग इज द पॉकेट अलाउंसेस ऑफ 10 स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या गिवन है, 10 बच्चों का पॉकेट अलाउंसेस आपको गिवन है। फाइंड द अरिथमेटिक मीन यूजिंग अज्यूम्ड मीन मेथड। अब अज्यूम्ड मीन मेथड को यूज करते हुए आपको अरिथमेटिक मीन यहाँ पे निकालना है। तो वही चीज हो गई, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना रहेगा, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे मिनिमम पॉइंट और मैक्सिमम पॉइंट, यानी कि 65 हो गया, ये हो गया है आपका मिनिमम और ये हो गया आपका मैक्सिमम, ठीक है। मिनिमम और मैक्सिमम आप लोगों के पास में आ गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले अज्यूम्ड मीन निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, सो 15 प्लस 65 अपॉन 2, क्लियर। तो समवॉट यहाँ पे क्या आएगा, 80 अपॉन 2 विच इज 40, ओके। सो अज्यूम्ड मीन आपका यहाँ पे कितना निकल के आया है बच्चों, विच इज 40, यानी कि ये अज्यूम्ड मीन आपका निकल के आ चुका है। अब आपको क्या निकालना है बच्चों, अब आपको यहाँ पे निकालना है डेविएशन। कैसे निकालोगे आप डेविएशन, तो जो अज्यूम्ड मीन है उसको आप, मतलब जो भी आपको यहाँ पे एक्चुअल वैल्यूज गिवन है इनमें से आपको क्या करना पड़ेगा, 40 को माइनस करना पड़ेगा। और 40 यहाँ पे क्या है बच्चों, आपका अज्यूम्ड मीन है। तो ये आपका थर्ड स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप आपने अज्यूम्ड मीन निकाल लिया, फिर उसके बाद में आपने यहाँ पे सीरीज में देख लिया कि भैया अज्यूम्ड मीन कौन सा है। थर्ड स्टेप आप क्या करोगे, जो आपके पास में एक्चुअल, यानी कि ये एक्चुअल वैल्यूज जो है उसमें से आप अज्यूम्ड मीन को माइनस कर दोगे, यानी कि फिर आपका क्या निकल जाएगा, डेविएशन निकल जाएगा।
सो डेविएशन निकालने के लिए इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए इसकी जो विड्थ है मैं बढ़ा देती हूँ। सो डेविएशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x माइनस a। x आपका क्या है बच्चों, x स्टैंड फॉर एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू यानी कि ये वाली, एंड a स्टैंड फॉर अज्यूम्ड मीन, जो कि अपन का पास में कितना है 40। सो इसको आपको माइनस करना पड़ेगा। तो कुछ तो ऐसी वैल्यूज आ रही है बच्चों यहाँ पे जो कि आपके माइनस में आ रही है। दिखती सी बात है, 15 माइनस 40 करोगे तो माइनस में आएगा, क्योंकि हमारे पास में जो हमारी अज्यूम्ड मीन है वो बड़ा है। तो काफी सारी वैल्यूज यहाँ पे किस में आएगी बच्चों, माइनस में आएगी। तो माइनस में जो आएंगी उसको मैं ग्रीन मार्क कर देती हूँ, ठीक है। तो जब आप 15 माइनस 40 करोगे तो माइनस 25, 25 माइनस 40 करोगे तो माइनस 20, 30 माइनस 40 करोगे तो माइनस 10, 22 माइनस 40 करोगे तो आपका आएगा माइनस 18, फिर उसके बाद में 25 माइनस 40 करोगे तो आपके पास में आएगा माइनस 15, फिर उसके बाद में 18 माइनस 40 करोगे तो आपके पास में क्या आएगा माइनस 22। फिर आप क्या करोगे, 40 माइनस 40 करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और उसके बाद में 50 माइनस 40 फिर आपके पास में प्लस में आने लगेंगी वैल्यूज, ठीक है। फिर आप लोगों ने क्या करना है, तो 3 स्टेप तो यहाँ तक आपके कंप्लीट हो गए, एक्चुअली 4 स्टेप्स हो गए। सबसे पहले आपने अज्यूम्ड मीन निकाला, उसके बाद में आपने सीरीज के अंदर देखा जो आपकी एक्चुअल सीरीज है, एक्चुअल वैल्यूज जो है एक्स जो है उसके अंदर आपने देख लिया कि भाई हाँ ये ठीक है हमारा। फिर उसके बाद में आपने डेविएशन निकाला, डेविएशन आप लोगों को मैंने निकालना सिखा दिया, एक्चुअल वैल्यू में से आपको क्या करना है, अज्यूम्ड मीन को माइनस करना है। आपके पास में यहाँ पे डेविएशन निकल के आ गया। फिर कुछ तो ऐसे डेविएशन आए जो नेगेटिव है और कुछ ऐसे डेविएशन आए जो कि पॉजिटिव है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव नेगेटिव को एक तरफ प्लस कर लो और पॉजिटिव पॉजिटिव को एक तरफ प्लस कर लो, ठीक है। तो जब हमने क्या कर लिया, इन नेगेटिव नेगेटिव को हमने प्लस कर लिया तो हमारे पास में क्या आया आंसर, माइनस 110, ठीक है। फिर पॉजिटिव जो है हमारा, पॉजिटिव डेविएशंस को जब हमने प्लस कर लिया तो अपने पास में आया प्लस का 50। अब अपन को क्या करना पड़ेगा बच्चों, इस नेगेटिव को और इस पॉजिटिव के बीच का डिफरेंस अपन को निकालना पड़ेगा। सो डिफरेंस निकालने के लिए आप क्या करोगे, डिफरेंस निकालने के लिए आपको करना होगा, ब्लू से लिख देती हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, माइनस 110 प्लस 50। सो माइनस प्लस इज माइनस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो समवॉट आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 60 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या निकल के आ जाएगा, माइनस 60 निकल के आ जाएगा, दिखती सी बात है। तो बस यहाँ पे आपको यही चीज समझाई गई है। अपन ने क्या कर दिया, सम ऑफ पॉजिटिव डेविएशन अपन ने निकाल दिया जो कि अपना प्लस का 50 आया है। अपन ने जो अपना नेगेटिव डेविएशन है उसका सम निकाल लिया जो कि अपना आया है 110 माइनस का। फिर अपन ने यहाँ पे क्या निकाला है, फिर अपन ने यहाँ पे निकाला है समेशन ऑफ डी यानी कि डेविएशन। तो दोनों को अपन यहाँ पे जब अपन देखते हैं तो अपने पास में क्या निकल के आता है, माइनस 60 अपने पास में निकल के आ जाता है, ठीक है। फिर आपका स्टेप क्या है, बस आप लोगों को पता है, सिग्मा डी अपॉन एन, एन यानी कि नंबर ऑफ आइटम्स। सो यहाँ पे आपके पास में जो नंबर ऑफ आइटम्स है वो कितने हैं, वो हैं आपके 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। सो इसको आप डिवाइड कर दोगे, कैसे करोगे, अपॉन 10, तो आपके पास में क्या निकल के आ गया बच्चों, आपके पास में निकल के आ गया -6, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, अब बस और बस लास्ट स्टेप है आपका। सो बस अब आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, यहाँ तक आपका अगर समझ में आ गया है तो बस अब क्या करना है आपको, जो यहाँ पे आपका फॉर्मूला के बिना इसके अंदर आपको बस वैल्यूज को पुट करना है, ठीक है। सो अज्यूम्ड मीन आपका देखो ये हो जाता है आपका अरिथमेटिक मीन, ठीक है। यही अरिथमेटिक मीन को आप बारक से शो करते हो। अज्यूम्ड मीन आपका कितना आया है बच्चों, 40, और जब आपने इसको सॉल्व किया है तो आपका कितना निकल के आया है, -6, यही आया है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में अरिथमेटिक मीन यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा बच्चों, 34, ओके। सो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, सो 40 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 34। तो यहाँ पे आपका अरिथमेटिक मीन निकल के आ जाता है 34, ठीक है। अब मैं इसको एक बार थोड़ा सा समराइज कर देती हूँ आप लोगों के लिए। बस कुछ नहीं करना है, सबसे पहला स्टेप आप लोगों का क्या है बच्चों, कि जो आपके पास में एक्चुअल सीरीज गिवन है ना, एक्चुअल सीरीज जो आपके पास में गिवन है इसके अंदर आपको एक तरफ निकालना है मिनिमम और एक तरफ आपको निकालना है मैक्सिमम। इन दोनों को करना है प्लस और अपॉन कर देना है 2। तो जो आपका निकल के आ जाएगा वो आपका क्या होगा, वो हो जाएगा आपका अज्यूम्ड मीन, जो कि यहाँ पे अपना कितना है 40, ठीक है। फिर आपको क्या निकालना है नेक्स्ट स्टेप में, फिर आपको डेविएशन निकालना है। सो डेविएशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, जो आपका एक्चुअल है ना, एक्चुअल में से आपको अज्यूम्ड को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। एक्चुअल में से आपको अज्यूम को माइनस करना पड़ेगा।
फिर आपके पास में कुछ तो आएगी पॉजिटिव वैल्यूज, कुछ आएगी आपके पास में नेगेटिव वैल्यूज, ठीक है। इनको क्या करना पड़ेगा, इनका सम निकालना पड़ेगा आपको। फिर दोनों का सम निकाल लोगे, पॉजिटिव सम फिर नेगेटिव सम, नेगेटिव सम, ठीक है। इनको आप यहाँ पे सॉल्व कर लोगे। जब आप इनको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास में क्या निकल के आ जाएगा, इसको जब आप यहाँ पे सॉल्व कर दोगे तो आपके पास में निकल के आ जाएगा बच्चों यहाँ पे डी, ठीक है, अपॉन एन, यानी कि नंबर ऑफ आइटम्स आप कर लेना। फिर लास्ट स्टेप क्या है, लास्ट स्टेप ये है अरिथमेटिक आपको मीन निकालना है। कैसे निकालते हो, ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, ये आपका फॉर्मूला है। बस आपको इस फॉर्मूले के अंदर क्या करना है, अपनी वैल्यूज को पुट करना है और अरिथमेटिक मीन आपका निकल के आ जाएगा। क्लियर, बिल्कुल टफ नहीं था। इन स्टेप्स के थ्रू चलोगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से ये चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके के और भी बहुत से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बुक्स वगैरह में, तो आप इसी मेथड से करिएगा उनको क्वेश्चंस को, तो आपको वो अच्छे से समझ में आ जाएंगे। क्लियर, सो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट मेथड की तरफ। तो अब यहाँ पे जो तीसरा मेथड है बच्चों आपका स्टेप डेविएशन मेथड, ये बिल्कुल अज्यूम्ड मेथड के जैसा ही है, लेकिन बस डिफरेंस यहाँ पे इतना है कि यहाँ पे जो डेविएशन हम जिस तरीके से निकालते हैं, यानी कि x माइनस ए अज्यूम्ड मीन एंड एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, इनका जब अपन डेविएशन निकालते हैं तो जब डेविएशन की वैल्यू फिगर जब अपना बहुत ज्यादा लार्ज होता है तब अपन सिर्फ स्टेप डेविएशन मेथड को यूज करते हैं, ठीक है। और वरना अगर इसके कंपेयर करें अपन इससे पहले वाले मेथड को तो बिल्कुल सेम है, ज्यादा कुछ भी डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इस मेथड की जरूरत हमें क्यों पड़ी, तो जो हमारी डेविएशन की जो वैल्यू है जब वो बहुत ज्यादा लार्ज है तो तब सिर्फ हमें इस डेविएशन की जरूरत हमें पड़ती है, बाकी एज इट इज है। अब इसका जो अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो क्या है आपका, ये आपका अरिथमेटिक मीन इज इक्वल्स टू ए, ठीक है, यानी कि अज्यूम्ड मीन प्लस समेशन डी डैश। देखो अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बता दूं कि डेविएशन को जब आप स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर आप पढ़ रहे हो तो इसके अंदर क्योंकि वैल्यूज लार्ज है तो इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा किसी ना किसी कॉमन फैक्टर से, ठीक है। तो जब आप इसको किसी ना किसी कॉमन फैक्टर से डिवाइड करते हो, ठीक है, तो ये d से क्या बन जाता है बच्चों, ये d से बन जाता है d डैश, ठीक है। इसी वजह से आपके फॉर्मूले में भी ये समेशन ऑफ d डैश है अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स इनटू कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है, वो ये है कि सबसे पहले तो यहाँ पे लार्ज वैल्यूज है, इसकी वजह से अपन को यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड की जरूरत आ पड़ी है। और यहाँ पे डेविएशन जो भी अपना निकलेगा उसको अपन को किसी ना किसी कॉमन फैक्टर से, जो भी आपकी सीरीज में कॉमन फैक्टर होगा उससे आपको डिवाइड करना होगा, ये इसमें एडिशन है, और एल्स आपका बिल्कुल एज इट इज है, ठीक है। सो x बार स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक मीन, a स्टैंड्स फॉर अज्यूम्ड मीन, d डैश स्टैंड्स फॉर x माइनस a विच इज डेविएशन अपॉन कॉमन फैक्टर, ठीक है, एंड C स्टैंड्स फॉर कॉमन फैक्टर एंड N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है, एग्जांपल के थ्रू आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो एग्जांपल आपका क्या है, कंप्यूट द अरिथमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा शोइंग मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ 10 हाउसहोल्ड्स बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो मंथली एक्सपेंडिचर्स की तरफ अगर आप देख रहे होगे तो आपको वैल्यूज काफी बड़ी दिख रही होंगी, जैसे कि 50,000, 60,000, 40,000, 1 लाख, ठीक है, 1 लाख तक 90,000, तो ये सारी वैल्यूज जो है वो आपकी ज्यादा बड़ी है। तो अब आपको यहाँ पे किस तरीके से आप अरिथमेटिक मीन निकालोगे, तो इसके लिए आपको यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड यूज होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये देखना है कि हाउस होल्ड्स आपको गिवन है, फिर मंथली एक्सपेंडिचर्स आपको गिवन है, फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे क्या गिवन है, डेविएशन आपको गिवन है। तो आपको अपना सबसे पहला स्टेप क्या था, अपना सबसे पहला स्टेप ये था कि अपन को यहाँ पे अज्यूम्ड मीन निकालना था। अज्यूम्ड मीन आप निकाल लोगे तो अज्यूम्ड मीन आप यहाँ पे आपका कितना निकल के आया, 15,000, ठीक है। सो अज्यूम्ड मीन की हेल्प से आपको पता है अज्यूम्ड मीन निकलने के बाद में तो आपको बस माइनस करना पड़ता है एक्चुअल वैल्यूज में से, ये आपकी एक्चुअल वैल्यूज हैं। सो 50,000 माइनस 50,000 गिव्स यू 0, फिर 60,000 माइनस 50,000 गिव यू प्लस का 10,000, सेम इसी तरीके से 40,000 माइनस 50,000 गिव्स यू माइनस का 10,000। इस तरीके से आप सारी की सारी यहाँ पे डेविएशन निकाल लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों क्या बात है कि अब क्योंकि यहाँ पे डेविएशन वैल्यूज काफी बड़ी हैं, ठीक है, 10,000, 20,000, फिर 40,000, 50,000, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक ना एक कॉमन फैक्टर आपको निकालना पड़ेगा। कॉमन फैक्टर निकालने के बाद में आप देखोगे कि जो आपकी वैल्यूज है वो
कितनी शॉर्ट हो जाएंगी, मतलब कितनी आप कह सकते हो सिंपलेस्ट फॉर्म में निकल के आ जाएंगे। तो कॉमन फैक्टर यहाँ पे अपन ने क्या ले लिया बच्चों, 10,000 ले लिया है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ये आपका डेविएशन है x माइनस ए अपॉन कॉमन फैक्टर, क्योंकि अपन को डिवाइड करना है तो बस आप यही करोगे, ठीक है। तो जब आप इसको ऐसे करोगे तो आपके पास में सिंपलेस्ट फॉर्म निकल के आ जाएगा। फिर समेशन ऑफ डेविएशंस कर लोगे तो समेशन ऑफ डेविएशंस आपको इसी तरीके से करना है। बस इसमें क्या करना पड़ेगा, प्लस प्लस को एक तरफ रख लो, माइनस माइनस को एक तरफ कर लो, उनका आपको एडिशन करना है, ठीक है। मतलब जो आपके पॉजिटिव डेविएशन है उनका एडिशन, जो आपके नेगेटिव डेविएशन है उनका एडिशन। फिर उसके बाद में बस आपको वैल्यू निकालनी है। तो इसका यहाँ पे जो आपकी वैल्यू निकली है, यानी कि जो समेशन ऑफ डेविएशन आपका निकला है वो कितना निकला है बच्चों, 5 निकला है, ठीक है। अब ये जो 5 है वो आप यहाँ पे तो अज्यूम नहीं कर सकते थे, इसलिए आपको यहाँ पे कॉमन फैक्टर की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी। ओके, सो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ नहीं करना है, बस आपका जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के अंदर आपको अपनी वैल्यूज को पुट करना है। सो अरिथमेटिक मीन आपको निकालना है, अज्यूम्ड मीन अपना 50,000 है ही, ठीक है, ये अपन ने निकाल लिया। मतलब ये निकालने का मतलब ये है कि समेशन ऑफ डी डैश कॉमन फैक्टर के साथ में कितना निकल के आपके आया, आपके पास में 5, नंबर ऑफ आइटम्स अपने पास में कितनी है 10, कॉमन फैक्टर अपन ने कितना लिया है 10,000, ठीक है। सारी वैल्यूज अपन ने पुट कर ली, इसको थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में अपन ने कन्वर्ट कर लिया है, 1/2 ये हो चुका है। फिर अपन को यहाँ पे क्या करना है बच्चों, अपन को बस यहाँ पे इसको सॉल्व करना है और अरिथमेटिक मीन अपन का यहाँ पे क्या निकल के आ गया है 55,000। ओके, सो ये आपका अरिथमेटिक मीन है। बिल्कुल टफ नहीं था। अगर आपको अज्यूम्ड अच्छे से समझ में आ गया है तो स्टेप डेविएशन भी आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। बस यहाँ पे एक्स्ट्रा ये है कि किसी एक कॉमन फैक्टर से आपको उसको डिवाइड करना है और नॉर्मल डेविएशन को आपको डी डैश डेविएशन में कन्वर्ट करना है, दैट्स इट। ताकि आपकी जो टफ वैल्यू है या फिर आप कह सकते हो जो आपकी हार्ड वैल्यूज है उनका आप सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल सको। क्लियर? सो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो बच्चों ये सारे तो थे आपके अनग्रुप्ड डेटा, ठीक है। अब अपन यहाँ पे बात करते हैं ग्रुप्ड डेटा की, ठीक है। अभी तक अपन ने अनग्रुप्ड डेटा को देख लिया है, उसके अंदर अपन ने डायरेक्ट, अज्यूम्ड और स्टेप डेविएशन अपन ने देख लिया। अब अपन ग्रुप्ड डेटा को देखते हैं। तो देखो ग्रुप्ड डेटा के अंदर भी आपके 3 अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, डायरेक्ट मेथड, फिर अज्यूम्ड मीन मेथड और फिर स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। सो कैलकुलेशन ऑफ सिंपल अरिथमेटिक मीन की अपन कैलकुलेशन कर रहे हैं यहाँ पे। इसके अंदर भी अपन ग्रुप्ड डेटा या फिर डिस्क्रीट सीरीज आप कह सकते हो, इसको अपन देख रहे हैं। ये भी आप 3 तरीके से सॉल्व करोगे, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों को अपन एक एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं और फिर आपका ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड दोनों कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले डायरेक्ट मेथड की तरफ अपन आते हैं। तो यहाँ पे बच्चों फॉर्मूला देखो एक बार आप। सो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ एफ एक्स, यानी कि फ्रीक्वेंसी और एक्स है अपॉन समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ पे देखो ये जो वैल्यूज है अलग अलग आइटम्स की, यानी कि वेजेस आपको यहाँ पे गिवन है, तो ये तो हो जाता है आपके एक्स। अब नंबर ऑफ वर्कर्स, तो जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं तो यहाँ पे ये हो जाती है आपकी फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। अब बस कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है डायरेक्ट। अब देखो जो आपके डायरेक्ट मेथड है ना, किसी के अंदर भी अगर आप उठाओगे तो डायरेक्ट मेथड सबसे सिंपल होंगे, इसमें कुछ नहीं करना है। अब मैं आपको एक बार बता देती हूँ। देखो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एक टेबल दोबारा से फॉर्मुलेट करनी है। वेजेस आपके एक्स हो गए, नंबर ऑफ जो वर्कर्स हैं वो आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको आप ऐड ऑन कर लोगे तो आपका यहाँ पे समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी निकल के आ गया। फॉर्मूले के अंदर अपन को समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी की तो जरूरत है और फिर उसके बाद में आपको कई चीज की जरूरत है, आपको इनको इनटू करना है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका एक्स है। ओके, सो नाउ आपके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग समेशन ऑफ एफ एन एक्स, सो इसको आप इनटू कर लोगे, ठीक है। सो 10 4 40, 25 100, 30 into 3 is 90, 40 into 2 is 80, 50 into 5 is 250, ठीक है। सो ये यहाँ पे आपने क्या कर लिया, यहाँ पे आपने समेशन ऑफ एफ एक्स यानी कि एफ इंटू एक्स, नंबर ऑफ ये जो वेजेस हैं, ठीक है, जो नंबर ऑफ आपके आइटम्स है इनटू योर फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। फिर यहाँ पे बस कुछ नहीं करना है, इनको आप ऐड कर लोगे तो आपका जो समेशन एफ एक्स का आ गया है वो आपका आ गया है 560। फॉर्मूले में पुट कर देना है। आपका फॉर्मूला क्या है, एक्स अरिथमेटिक मीन इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। समेशन ऑफ एफ एक्स आपका कितना आया है बच्चों, 560। सो 560 अपॉन दिस विच इज 19। सो जो आपका आंसर आया है, अरिथमेटिक मीन जो आया है आपका, दैट इज 29.47। अब यहाँ पे आपको क्योंकि वेजेस पूछी थी तो ये रुपीज में है, इसी वजह से आपको यहाँ पे रुपीज 29.47 आपको लिखना है, ठीक है। फॉलोइंग इज द वीकली वेज अर्निंग ऑफ द 19 वर्कर्स। 19 वर्कर्स की आपकी क्या है, वीकली वेजेस है, ये आपको यहाँ पे निकालनी थी।
सो आई होप ये आपको अच्छे समझ में आ गया कि कुछ नहीं था, बस फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है और फॉर्मूले के बेसिस पे बस आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसीज निकाल लेनी है, फिर इसका जो आपका फ्रीक्वेंसी है और जो आपका एक्स है उसको आपको इनटू कर देना है और फिर आपको फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर देनी है। सिंपल था, ठीक है। सो यहाँ पे अज्यूम्ड के अंदर वही चीज है, सबसे पहले आपको अज्यूम्ड मीन निकालना है। आपको पता है क्या करना होता है उसके अंदर, मिनिमम प्लस मैक्सिमम जो आपकी वैल्यू होती है अपॉन 2 कर दोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम इज 10, मैक्सिमम इज 50 विच इज 60, सो 60/2 इज इक्वल्स टू 30, ठीक है। सो यहाँ पे आपकी जो अज्यूम्ड मीन निकल के आ गया है वो हो गया है 30। यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है, अपन ने पहले भी यही किया है, ठीक है। तो अज्यूम्ड मीन पहले आप निकाल लोगे और उसके बाद में आप थोड़ा सा फॉर्मूला देखोगे। देखो फॉर्मूले में क्या है, यहाँ पे समेशन ऑफ एफ डी है, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी एंड डेविएशन दोनों चीजों को यहाँ पे आपको इनटू करना है अपॉन समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो देखो यहाँ पे आपको किस तरीके से वर्क करना पड़ेगा, जो आपके वेजेस हैं दैट विल बी योर एक्स, ओके, नंबर ऑफ वर्कर्स और फ्रीक्वेंसीज, ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई। सो यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी निकाल लिया है आपने, क्योंकि आपको फॉर्मूले में जरूरत है इसलिए आपको समेशन इसका निकालना पड़ेगा। तो आपने इन सबको क्या कर लिया है, इन सबको आपने प्लस कर लिया है, तो यहाँ पे आपका समेशन कितना निकल के आया है, 19। अब डेविएशन की जब बात आई है तो डेविएशन अपन ने कितना अज्यूम किया है, मतलब अज्यूम्ड मीन अपन का कितना है, 30 है विच इज a, ठीक है। डेविएशन आपको पता है कैसे निकालना है, x माइनस a, तो x आपको पता है, a आपने आज निकाल चुके हो, तो 10 माइनस 30 इज माइनस 20, 20 माइनस 30 इज माइनस 10। इस तरीके से आप यहाँ पे क्या निकालोगे, डेविएशन निकालोगे। ये आपके सारे डेविएशन आ गए। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे ये खत्म नहीं हुआ है, अभी आपको आपके फॉर्मूले में क्या चीज है, आपके फॉर्मूले में है समेशन ऑफ, ऊपर देखिए क्या है, एफ डी, इधर, हाँ, समेशन ऑफ एफ डी। सो फ्रीक्वेंसी को और आपके डेविएशन को आपको इनटू करना है। सो दिस इज योर फ्रीक्वेंसी, दिस इज योर डेविएशन, इसको आपको इनटू करना है। सो 4 into 20 गिव्स यू 80, माइनस का साइन आपको ध्यान रखना है। 5 into -10 गिव्स यू -50, उसके बाद में 3 into 0 गिव्स यू 0, फिर उसके बाद में 2 into 10 gives you 20 and 5 into 20 gives you 100। अब यहाँ पे जो नेगेटिव है उनका सम और जो आपका पॉजिटिव है उसका सम, इस तरीके से आपका क्या निकल के आ जाएगा, इस तरीके से आपका समेशन ऑफ एफ डी निकल के आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू -10। अब कुछ नहीं, फॉर्मूले में आपका क्या है, -10/19, यही आपका फॉर्मूला है, ठीक है। और यहाँ पे a यानी कि अज्यूम्ड मीन अपना 30 है। सो अर्थमेटिक मीन आपका कैसे निकलेगा, अज्यूम्ड मीन अपना 30 है प्लस EFD, ठीक है, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड डेविएशन आपका कितना आया है, -10 अपॉन अपना समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना आया है बच्चों, 19। इस तरीके से आपने वैल्यू पुट कर दी। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो हो जाएगा 29.47 रुपीज, ओके। सो देखो इस मेथड से भी आपका यही आंसर आया है। इससे पहले डायरेक्ट मेथड से जब अपन ने किया था तब भी आपका आंसर कितना आया था, सेम आया था, ठीक है। यानी कि मेथड आप कोई भी यूज करो, आपका अगर आंसर सेम आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल ही करेक्ट है यहाँ पे, ओके। थर्ड जो इसका मेथड है वो भी एक बार अपन देख लेते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे भी बच्चों स्टेप डेविएशन मेथड की जरूरत क्यों पड़ी, यहाँ पे बिल्कुल सेम उसी तरीके से है, बस यहाँ पे अपन ने जैसा अपन ने पिछला देखा था अनग्रुप्ड के अंदर, उसके अंदर अपन ने क्या देखा था कि डेविएशन को अपन को D' में कन्वर्ट करना होता है। क्यों करना पड़ता है, क्योंकि काफी बार क्या होता है हमारे पास में लार्ज फिगर्स होते हैं और उन फिगर्स को अपन मतलब टेबल में इतना इजीली नहीं समझ पाते, तो उसको अपन को D' में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब कैसे करते हैं उसको अपन D' में कन्वर्ट, ये आप लोगों को पता है, अपॉन C, यानी कि कोई ना कोई कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। तो जब अपन ऐसा करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये D' में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब कुछ भी नहीं है, बस फॉर्मूला आप इसका एक बार देख लो। अर्थमेटिक मीन आप कैसे निकालोगे, a यानी कि अज्यूम्ड, अगर अपन लास्ट वाली जो टेबल लेते हुए चल रहे हैं उसी को अपन अज्यूम करके चलें तो अज्यूम्ड अपना मीन यहाँ पे कितना है, 30, ठीक है। फिर समेशन ऑफ f यानी कि फ्रीक्वेंसी एंड D', सो D' यानी कि समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इनटू D', ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपका डेविएशन निकलेगा उसको पहले आपको डिवाइड करना पड़ेगा किसी ना किसी कॉमन फैक्टर से, तब आपका D' निकल के आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आप समेशन निकालोगे और उसके बाद में जो आपका समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो आप निकाल ही लोगे इनटू कॉमन फैक्टर, जो भी आप यहाँ पे कॉमन फैक्टर ले रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे यही अपना अपन अज्यूम करके चल रहे हैं इसी टेबल को। सो वेज रेट आपको निकालनी है 19 वर्कर्स की, यही टेबल आपको गिवन है, स्टेप डेविएशन मेथड की हेल्प से आपको निकालना है। सो ये आपका x है, नंबर ऑफ वर्कर्स, ये आपकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अपन इन सबको प्लस कर देंगे तो अपने पास में यहाँ पे समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी निकल के आ जाएगी। अब डेविएशन निकालना है तो अज्यूम्ड मीन अपन का 30 ही चल रहा है, ठीक है।
वो भी एक बार मैं वापस बता देती हूँ, मिनिमम प्लस मैक्सिमम वैल्यू अपॉन 2, तो अपना यहाँ पे 30 आया है, ठीक है। सो ये सारी अपनी क्या हो गई है बच्चों, ये सारी अपनी निकल गई है डेविएशन, -20, -10, 0, 10 एंड 20, ये अपनी डेविएशन। अब इस डेविएशन को डी डैश में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है, सो कॉमन फैक्टर यहाँ पे अपना 10 है। सो इस 10 को कॉमन फैक्टर मानते हुए अपन क्या कर लेंगे, ये अपना डेविएशन हो गया अपॉन सी कर देंगे, ठीक है। सो देखो -20 upon 10 gives you -2, -10 upon 10 gives you -1, -0 upon 10 gives you 0, 10 upon 10 gives you 1, 20 upon 10 gives you 2। यहाँ पे ये खत्म नहीं हुआ है, अब अपन को क्या करना पड़ेगा, अब अपन को डी डैश को फ्रीक्वेंसी से इनटू करना पड़ेगा, ठीक है। सो डी डैश यानी कि -2 into 4 which will give you -8। इसी तरीके से आप यहाँ पे निकालोगे, अब आपको समेशन निकालना है, तो समेशन निकालने के लिए आप इन सबको क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। मतलब पहले तो आप क्या करोगे कि जो माइनस माइनस वाले हैं उनको प्लस कर दोगे, प्लस प्लस वालों को कर दोगे, फिर आप इनको क्या कर दोगे कि इनको जब आप मतलब कैलकुलेट करोगे तो आपके पास में समेशन क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, -1 आ जाएगा। ऑलराइट, सो यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 8 + 5 is 13। अब साइन जो है वो बड़े वाले का लग जाएगा, तो -13 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो 10 + 2 it gives you what, प्लस का 12। सो माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। सो -13 + 12, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, -1 आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप कुछ नहीं करना है, वापस आपको वैल्यू पुट करनी है। सो x अर्थमेटिक मीन आप निकाल रहे हो a की जगह पे आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, अज्यूम्ड मीन आपका 30 है, फिर उसके बाद में प्लस समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड डी डैश, कितना आया बच्चों आपका यहाँ पे, -1 आया, ठीक है। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का समेशन आपका 19 आया है, और कॉमन फैक्टर अपन ने क्या लिया है, 10 लिया है। इस तरीके से आपने देखो वैल्यू पुट कर दी, फिर आपका यहाँ पे क्या निकल के आया है, 0, मतलब माइनस में आया है आंसर, -0.053। देखो माइनस के साइन को आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। नाउ पुटिंग दीज वैल्यू इनटू दी फॉर्मूला, अब इन वैल्यूज को आप फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपको क्या आ जाएगा यहाँ पे, मतलब आपने जब इसको सॉल्व किया तो ये वैल्यू आपने यहाँ पे लिख ली इनटू, तो वही आ जाएगा आपका आंसर 29.47। तो देखो तीनों ही मेथड से आपका जो आंसर आया है वो कितना आया है, ₹29.47, यानी कि आपने बिल्कुल सही तरीके से तीनों ही मेथड को सॉल्व किया है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया था। डायरेक्ट तो बहुत ही इजी होता है, फिर उसके बाद में अपन अज्यूम करते हैं, तो अज्यूम के अंदर अपन अज्यूम्ड मीन निकालते हैं, फिर उसके बाद में बस आपको डेविएशंस निकालने हैं, फिर उसके बाद में स्टेप डेविएशन के अंदर आपका एक स्टेप और बढ़ जाता है, जो कि क्या होता है कि आपको डी को यानी कि डेविएशन को आपको डी डैश में कन्वर्ट करना होता है, उसके लिए आपको कॉमन फैक्टर की जरूरत पड़ती है। दैट्स इट, ठीक है। सो यहाँ पे आई होप कि जितने भी तरीके अपन ने पढ़े हैं अभी तक वो सारे आपको अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे बच्चों अपन एक नया टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखो अभी तक अपन ने जो भी सीरीज देखी थी, ग्रुप्ड अनग्रुप्ड, वो कैसी सीरीज थी, डिस्क्रीट सीरीज थी, ठीक है। अब अपन यहाँ पे कंटिन्यूअस सीरीज को स्टार्ट करने वाले। कंटिन्यूअस सीरीज आपको पता है कंटिन्यूअस सीरीज कैसी होती है बच्चों, जैसे यहाँ पे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इस तरीके से आपकी कंटिन्यूअस सीरीज होती है। देखो इसके अंदर सबसे पहली चीज जो कि आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको यहाँ पे निकालनी होगी पहले मिड वैल्यू, ठीक है। मिड वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी और उसके बाद में आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है या जो भी है वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। कंटिन्यूअस सीरीज में हमेशा आपको मिड वैल्यू पहले निकालनी पड़ती है, ठीक है। सो कंटिन्यूअस सीरीज के बारे में एक बार देखो। सो इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर जो आइटम्स है वो किस तरीके से क्लासिफाई किए जाते हैं, क्लास इंटरवल के तौर पे यहाँ पे क्लासिफाई किए जाते हैं, जैसे 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, इस तरीके से, ठीक है। तो इनको भी अपन 3 मेथड से कैलकुलेट करते हैं, वही डायरेक्ट, अज्यूम्ड एंड स्टेप डेविएशन। डायरेक्ट मेथड बहुत ही इजी मेथड होता है। डायरेक्ट मेथड के अंदर सबसे पहले वही चीज है, अपन यहाँ पे क्या निकलते हैं, मिड पॉइंट निकालते हैं। मिड पॉइंट अपन कैसे निकालते हैं, देखो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, ठीक है, अपॉन 2। जो भी अपने पास में सीरीज गिवन है उन सब में अपन यही करते हैं। फिर उसके बाद में अपन क्या कर लेते हैं, ये अपने पास में क्या निकल के आती है, ये मिड वैल्यू निकल के आ जाती है, फ्रीक्वेंसी अपने को यहाँ पे गिवन होती है, तो यहाँ पे अपन सबमिशन निकाल लेते हैं, ठीक है। सबमिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एक तरफ निकालते हैं और फिर इनको इनटू कर देते हैं, तो उससे अपना क्या निकल के आ जाता है, सबमिशन ऑफ एफएम निकल के आ जाता है। नहीं समझ में आया अच्छे से, अभी समझ में आ जाएगा, बहुत ही इजी है, बिल्कुल आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। सो द फॉलोइंग टेबल शोज मार्क्स इन इंग्लिश सिक्योर्ड बाय स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। अब एक यहाँ पे आपको टेबल दी गई है, ये क्लास 10th के बच्चे हैं, इनके इंग्लिश के मार्क्स हैं ये, ठीक है। इन द स्कूल इन द एग्जामिनेशन कैलकुलेट मीन
यूजिंग द डायरेक्ट मेथड। अब यहाँ पे आपको मीन निकालना है डायरेक्ट मेथड यूज करके। अब क्वेश्चन देख के आपको पता लग जाएगा कि ये कौन सी सीरीज का है। सबसे पहले आपको सीरीज देखनी पड़ती है कि डायरेक्ट सीरीज का है कि कंटिन्यूअस सीरीज का है कि कौन सी सीरीज का है, ठीक है। सो ये तो आपका कॉन्टिन्यूअस सीरीज का, आपको पहले देख के ही पता लग गया 0 to 10, 10 to 20, ठीक है। तो ये आपका काय का है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज का है। तो सबसे पहले अपन को यहाँ पे मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब मिड वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही 0 + 10 upon 2 gives you 5, 10 + 20 upon 2 gives you 15, 20 + 30 कितना होता है 50, 50 upon 2 gives you what 25, 30 + 40 gives you what and upon 2 gives you what 35। और इसी तरीके से आपने ये क्या निकाली, मिड वैल्यूज निकाली, ठीक है। फिर फ्रीक्वेंसीज आपको क्वेश्चन में गिवन है, फ्रीक्वेंसीज का समेशन आपको निकालना है, यानी कि इन सबको आपको क्या कर देना है, प्लस कर देना है, ठीक है। तो समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी आपका निकल चुका है, जो कि आपके क्वेश्चन में ये रहा 140। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ऊपर वाली जो आपको वैल्यू है वो निकालनी है, विच इज समेशन ऑफ FM, ठीक है। सो मिड वैल्यूज आप निकाल चुके हो, फ्रीक्वेंसी आपके पास में गिवन है। अब आप इनको इनटू तो कर ही सकते हो। सो 5 × 20, 15 × 24, 25 × 40, 35 × 36 एंड 45 × 20। इस तरीके से आप यहाँ पे FM निकाल लोगे। अब इसका जो सबमिशन है वो आपका आ जाएगा यहाँ पे 3620, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 3620। अब आप इनको डिवाइड कर दोगे तो आपके पास में मार्क्स आ जाएगा। सो मीन मार्क्स यहाँ पे कितने हैं, 25.86। क्लियर, बहुत ही इजी था, कुछ नहीं करना था, बस आपको मिड वैल्यूज निकालनी थी। मिड वैल्यूज को फिर आपको फ्रीक्वेंसीज में क्या कर देना था, इनटू कर देना था। इससे आपका सबमिशन ऑफ FM निकल जाएगा और सबमिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी आप इजीली यहाँ पे इस तरीके से निकाल सकते हो। ओके, सो आई होप कि डायरेक्ट मेथड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं था हार्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अज्यूम्ड मेथड की तरफ। सो देखो, कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर जब अपन अज्यूम्ड मीन मेथड निकालते हैं तो वो भी बहुत ही सिमिलर है जो अपन ने पहले डिस्क्रीट के अंदर पढ़ा था, ठीक है। देखो, अपन को यहाँ पे पता है कि अज्यूम्ड अपन को किस तरीके से निकालना है। अज्यूम्ड आप मीन निकाल लोगे, उसके बाद में बस फॉर्मूले में आपको क्या करनी है, वैल्यूज को पुट करना है, ठीक है। सो ये आपको कॉन्टिन्यूअस सीरीज की एक टेबल गिवन रहेगी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सो द फॉलोइंग टेबल शोज marks secured by the student of a class in an examination in English। ये आपको टेबल यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अब आप इसको किस तरीके से वर्क करोगे, सो सबसे पहले तो अपन को क्या करना पड़ता है, कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर अपन को मिड पॉइंट निकालना पड़ता है। सो ये अपन ने क्या निकाल लिया बच्चों, मिड पॉइंट अपन ने निकाल लिया यहाँ पे इसके, ठीक है। उसके बाद में अपन को यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज ऑलरेडी गिवन है। सो फ्रीक्वेंसीज का अपन ने यहाँ पे क्या निकाल लिया, समेशन निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ पे अपन को क्या करना है, अज्यूम्ड मीन निकालना है। तो अज्यूम्ड मीन अपन काय में से निकालेंगे, अज्यूम्ड मीन अपन इसमें से निकालेंगे, यानी कि मिनिमम प्लस मैक्सिमम अपॉन 2। तो ये मिनिमम प्लस मैक्सिमम 50 हो जाएगा, अपॉन 2 इज 25। सो यहाँ पे ए आपका क्या आ गया, अज्यूम्ड मीन आ गया आपका 25, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, 5 - 25 गिव्स यू -20, 15 - 25 gives you -10, 25 - 25 gives you 0, 35 - 25 gives you प्लस का 10, फिर 45 - 25 gives you प्लस का 20। ये आपके पास में क्या आ गया, ये आपके पास में डेविएशंस आ गए। अब आपके पास में बच्चों डेविएशन भी और फ्रीक्वेंसी भी है। अब आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को डेविएशन को इनटू करना और साइन का आपको ध्यान रखना है स्पेशली, ठीक है। सो यहाँ पे 20 इंटू -20 आपको 400, और इस तरीके से आप सभी तरीके जो भी आपके यहाँ पे मल्टीपल मिड वैल्यूज और फ्रीक्वेंसीज है वो आप निकाल लोगे। फिर इसका आपको क्या निकाल लेना है, समेशन आपको निकाल लेना है। क्लियर, समेशन भी आप डायरेक्ट नहीं निकालोगे, पहले आपको ये पॉजिटिव निकालने हैं, नेगेटिव निकालने हैं, फिर इन दोनों को माइनस करना है। फिर आपके पास में आएगा यहाँ पे प्लस का 120, जिसकी भी वैल्यू बड़ी हो, प्लस की हो माइनस की हो, वो आपको यहाँ पे साइन लगाना है, ठीक है। अब बस आपको वैल्यू क्या में पुट करनी है, फॉर्मूले में पुट करनी है। वो आपका फॉर्मूला है समेशन ऑफ FD इज इक्वल्स टू 120, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 140, यानी कि 0.86 वैल्यू आ गई है आपकी, ठीक है। तो 0.86 वैल्यू आपकी इसकी आई है। अब इसको आप जो फॉर्मूले में डालोगे, आपका यहाँ पे अज्यूम्ड मीन आ गया, तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 25.86 आपका अज्यूम्ड मीन आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल था, ठीक है। देखो, अपन ने बस क्या किया है, शुरुआत करी थी, शुरुआत में थोड़ा बहुत अपन को 1-2 स्टेप्स ध्यान रखने पड़े और उसी के बेसिस पे अपन को सब करना है, ठीक है। अब वही स्टेप डेविएशन वाला भी अपना बहुत ही सिंपल है। इसके अंदर भी आपको बस क्या करना है, एक स्टेप और बढ़ेगा। आपका जो डेविएशन है उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, उसको आपको D' में कन्वर्ट करना है, कॉमन फैक्टर निकाल के, ठीक है। सो फॉर्मूला देखो आपका क्या है, अरिथमेटिक मीन का A अज्यूम्ड मीन आपको निकालना है, प्लस समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी D', कॉमन फैक्टर आपको निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद में समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पे आपका कॉमन फैक्टर है।
वही सीरीज आपको दे रखी है, वही क्वेश्चन आपको यहाँ पे गिवन है। सो देखो यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें गिवन है, एक बार मैं आपको बता देती हूँ। मार्क्स आपको गिवन है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, मिड वैल्यू निकालते हैं। तो मिड वैल्यू अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है। उसके बाद में फ्रीक्वेंसीज अपन को गिवन है, तो इसके अंदर अपन को क्या निकालना है बच्चों, सबमिशन निकालना है, ठीक है। फिर अपन के पास में अपन को पता है कि अज्यूम्ड मीन अपना कितना है 25। सो अज्यूम मीन के हिसाब से अपन यहाँ पे डेविएशन निकालेंगे। ये सारे अपने डेविएशन यहाँ पे निकाल चुके हैं, ठीक है। अब देखो ये तो अपन का निकला है डी, इसको स्मॉल डी कर देती हूँ। अब इसको अपन को डी डैश में कन्वर्ट करना है। सो डी डैश में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या चाहिएगा, कॉमन फैक्टर चाहिएगा। कॉमन फैक्टर आपका यहाँ पे 10 दिख रहा है। सो इसको अपन डी अपॉन जो अपन सी कर देंगे, कॉमन फैक्टर कर देंगे, तो वो आपका क्या निकल के आ जाता है, डी डैश निकल के आ जाता है, ठीक है। सो इसको अपन को क्या करना पड़ेगा, बस कॉमन फैक्टर अपना 10 आया है ना, तो अपॉन 10 करना होगा, ठीक है। सो अपॉन 10 जैसे ही करेंगे तो ये अपनी सारी वैल्यूज यहाँ पे निकल के आ जाएंगी। अभी भी ये खत्म नहीं हुआ है, लास्ट स्टेप आपका क्या है, सबमिशन ऑफ एफ डी। तो एफ डी तो अपन को निकालना पड़ेगा। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, ये आपकी डी डैश है, ये ठीक है। तो इनको आपको इनटू करना पड़ेगा। So 20 into -2 gives you what? -40. 24 into -1 gives you -24. फिर 0 आ जाएगा और इस तरीके से आप यहाँ पे सारी वैल्यूज निकाल लोगे। अब यहाँ पे आपका लास्ट स्टेप रहता है, जो प्लस प्लस के हैं, है ना, जो पॉजिटिव हैं आपके उनको प्लस कर दो, जो नेगेटिव है उनको भी आप यहाँ पे प्लस कर दोगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। फिर इन दोनों को आप माइनस कर दोगे और फिर क्या होगा बच्चों, फिर जो बड़ा वाला साइन है, मतलब जो भी बड़ी वाली वैल्यू उसका साइन यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सबमिशन कितना आ गया, एफ डी डैश का यहाँ पे आ गया आपका 12। अब बस आपको वैल्यू काय में पुट करनी है, फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी है। तो पहले आपको ये डिवाइड कर देना है। ये डिवाइड कर दोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, 0.086 अराउंड, ठीक है। अब बस आपको इस फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यू को पुट करना है। अज्यूम्ड मीन आपका 25 है, ये आपका कितना आया निकल के 0.086। कॉमन फैक्टर आपका कितना है, 10 है, ठीक है। तो जब आप इसको प्लस करोगे तो आपके पास में अर्थमेटिक मीन यहाँ पे कितना निकल के आ गया, वही सेम 25.86 यहाँ पे आपका निकल के आ चुका है, ठीक है। सेम क्वेश्चन था, 3 अलग अलग तरीके से अपन ने यहाँ पे किया है और तीनों ही तरीके से हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल यहाँ पे सेम आया है, ठीक है। अगर आपका सेम नहीं आ रहा है तो आप ये चीज समझ जाइएगा, वापस यही चीज कहूंगी कि ये चीज आपको समझ जाना है कि आपने कहीं ना कहीं गलती करी है, ठीक है। तो यह हो गया आपका बच्चों कॉन्टिन्यूअस सीरीज कंप्लीट। सो डिस्क्रीट अपन कर चुके हैं, कॉन्टिन्यूअस अपन कर चुके हैं। डिस्क्रीट के अंदर भी 2 अपन ने पढ़े हैं, ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड, और कॉन्टिन्यूअस भी अपन ने यहाँ पे तीनों ही तरीके से समझ लिया है। अब अपन आगे और बढ़ते हैं और नया क्या है अपन एक बार देखते हैं। सो यहाँ पे अपन अब देखेंगे बच्चों कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को, ओके। कैलकुलेशंस ऑफ अर्थमेटिक मीन इन केस ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के केस में हमारी कैलकुलेशन किस तरीके की होगी इसके बारे में अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, मार्क्स एंड स्टैटिस्टिक्स आपको यहाँ पे गिवन है ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th आर गिवन बिलो, फाइंड आउट द अर्थमेटिक मीन, ठीक है। सो यहाँ पे आपको किस चीज पे ध्यान रखना है कि ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इसको आपको सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। सो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो आपको सिंपली इसको क्या करना पड़ेगा, जैसे ये लेस देन 10 है तो ये क्या हो जाएगा, 0 से 10 हो जाएगा, ठीक है। ये लेस देन 20 तो ये क्या बन जाएगा, ये 10 to 20, फिर 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। इस तरीके से इसको आप सिंपल में कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है। बस इतना सा है। तो आपने इसको क्या करा, लेस देन 10 को आपने कर दिया यहाँ पे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको पता है कि किस तरीके से अपन करते हैं, ऑलराइट। सो देखो 5 एंड 17, 31, 41 ये आपकी क्या दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो आपको पता है ये कैसे करते हैं, जो आपकी सबसे पहले वाली वैल्यू होती है वो आपके एज इट इज आ जाती है, उसके बाद में आप इसमें से माइनस करते रहते हो, ठीक है। सो 17 minus 5 12, फिर इसके बाद में 31 minus 17, 41 minus 31 एंड 49 minus 41, ओके। सो इस तरीके से ये आपके क्या निकल के आगे, फ्रीक्वेंसी आपके निकल के आगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक करने के बाद में अब आपको क्या करना है, बस आपने इसको सिंपली कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। सो अब आपको क्या करना है, अपन क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप, इसकी अपन को निकालनी होती है मिड वैल्यू। सो मिड वैल्यू निकालने के लिए तो आपको आता ही है, मिड वैल्यू आपको कैसे निकालनी है, दोनों को प्लस करना और डिवाइड बाय 2 कर देना है, ठीक है। सो मिड वैल्यू आप इस तरीके से निकाल लोगे, ये सबकी मिड वैल्यूज यहाँ पे निकल गई। फिर ये आपकी फ्रीक्वेंसी आप निकाल ही चुके थे, सबमिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी आप लोगों को निकाल देना है, सबको प्लस कर देना है। फिर उसके बाद में सिंपली आपको जब एफएम निकालना होता है तो आप क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे, 5 into 5, 15 into 12, 25 into 14, 35 into 10 एंड 45 into 8। फिर आप इसका सबका सबमिशन निकाल लोगे, ठीक है। सो 1265 इसका सबमिशन आ गया, यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी का सबमिशन आ चुका है। फिर बस आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट स्टेप ये है कि फॉर्मूले में आपको वैल्यूज को पुट कर देना है, ठीक है। फॉर्मूला आपका ये है अर्थमेटिक मीन का,
इसके अंदर आपको वैल्यूज को पुट करना है और आपका आंसर यहाँ पे ये निकल के आ जाएगा। सिंपल था। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को सबसे पहले आपको सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कन्वर्ट करना है, मतलब उसको सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन में उस टेबल को बनाना है। फिर बस सिंपली क्या करना है, सिंपली फिर आपको कुछ नहीं, इसको जब आपने कन्वर्ट कर दिया है उसके बाद में बस आपको इसको सॉल्व करना है, वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करना है। ठीक है, बहुत सिंपल है। ठीक है, इसके बाद वाला इससे भी ज्यादा सिंपल है, अरिथमेटिक मीन इन अ मिड वैल्यू सीरीज। अगर आपके सामने मिड वैल्यू सीरीज आ जाती है, ऑलरेडी आपको मिड वैल्यूज गिवन है, आपको यहाँ पे क्या करना है, अब तो आपको कुछ भी नहीं करना, बहुत ही सिंपल है। मिड वैल्यू सीरीज जब आपको दे रखी होती है, सो इन द मिड वैल्यू सीरीज द कैलकुलेशंस ऑफ अरिथमेटिक मीन इन्वॉल्व्स द सेम प्रोसीजर या फिर प्रोसेस एज इन द केस ऑफ एक्सक्लूसिव सीरीज। तो यहाँ पे आपको किससे करना रहेगा, मिड वैल्यूज आपको गिवन है, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, तो इस सबका सबमिशन आप निकाल लो और फिर एफएम निकालने के लिए आप इनको सबको क्या कर दो, इनटू कर दो, फिर बस वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दो। ये आपका फ्रीक्वेंसी इसका सबमिशन आ गया। ये आपने जब इसको इनटू किया, मतलब मिड वैल्यूज का m और ये फ्रीक्वेंसी का f, 5 5 से 25, 10 7 से 70, तो इस तरीके से आपने इन सबको यहाँ पे एफएम निकाल लिया, इनका सबमिशन निकाल लिया। बस फिर आपको कुछ नहीं करना है, इसको आपको वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, तो आपका मीन मार्क्स कितने आ गए, 19। ओके, सो यहाँ पे अगर आपको मिड सीरीज दे रखी है तब तो और भी ज्यादा आसान है, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है बच्चों, चलिए अब यहाँ पे आपका आता है अरिथमेटिक कैलकुलेशन, मतलब कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन इन केस ऑफ इंक्लूसिव सीरीज। अब ये आपको इंक्लूसिव सीरीज दे रखी है। इंक्लूसिव सीरीज के केस में क्या होता है आपको पता है, 20 29, फिर 29 to 30 नहीं होगा, फिर ये 30 to 39 होगा, फिर 39 to 40 नहीं होगा, फिर हो जाएगा ये 40 to 49। इस तरीके से ये सीरीज चलती है। इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव सीरीज आप लोगों को पता है, सो फार अभी तक अपन ने काफी सारी चीजें पढ़ ली हैं। इंक्लूसिव सीरीज इस टाइप की सीरीज होती है और एक्सक्लूसिव कैसी होती है, जैसे 10 to 20, 20 to 30, इसमें रिपीटेशन होता है ना, 30 to 40 इस तरीके से। लेकिन इंक्लूसिव सीरीज के अंदर आपको किस तरीके से वर्क करना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने इंक्लूसिव सीरीज लिख ली है, इसकी मिड वैल्यू निकाल लेनी है आपको। मिड वैल्यू आपको निकालने आता है, इंक्लूसिव सीरीज की मिड वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं वो आपको निकालनी है। फिर यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का आपको यहाँ पे सबमिशन निकाल लेना है। उसके बाद में आपको क्या निकालना है, डेविएशन निकालना है। ठीक है, अज्यूम्ड डेविएशन निकालना है, अज्यूम्ड मीन निकालना है। तो आपको पता है अज्यूम्ड मीन आपको किस तरीके से निकालना है। ठीक है, सो अज्यूम्ड मीन जब आप निकाल लोगे उसके बाद में ये तो हो जाता है आपका डी। अभी आपको इसको डी डैश में कन्वर्ट करना है। सो डी डैश में कन्वर्ट करने के लिए एक ना एक कॉमन वैल्यू आपको चाहिएगी, तो कॉमन वैल्यू से आपको इसको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। जैसे -20 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा 10 से। ठीक है, इस तरीके से ये आपकी आ जाती है डी डैश। अब आप बस कुछ नहीं करना है, अब आपको फ्रीक्वेंसी को और डी डैश को क्या करना है, इनटू करना है। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, ये आपका डी डैश है, इसको जब आप इनटू कर दोगे और फिर उसका जब सबमिशन निकाल दोगे तो आपके पास में फिर दूसरी वैल्यू आ जाएगी। अब फॉर्मूला आपको याद है, ठीक है, सेम वही फॉर्मूला चल रहा है। ये वाला फॉर्मूला अभी अपन ने पढ़ा था ना, अरिथमेटिक मीन वाला, बस इसी के अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको वैल्यूज को पुट करना है और फिर आपके यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, एवरेज पॉकेट एक्सपेंस आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है, सो फॉर्मूला वही सेम है, लेकिन सीरीज यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट कर दी। इंक्लूसिव सीरीज दे दी आपको, मिड वैल्यू सीरीज दे दी, तो हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ लिया जाए। ठीक है, तो अगर आपसे इस तरीके से पूछ लिया जाए तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। फॉर्मूलेज आपको ध्यान रखने हैं और उसको किस तरीके से आपको मोल्ड करना है, बस आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे एक बार फिर बता देती हूँ, इंक्लूसिव सीरीज के अंदर क्या होगा, इंक्लूसिव सीरीज लिखनी है, मिड वैल्यू आपको निकालनी है, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है तो उसका आपको सबमिशन निकालना है। फिर यहाँ पे आपको डेविएशन उसका निकालना पड़ेगा, अज्यूम्ड डेविएशन आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे, अब देखो अब इतनी बड़ी कोई सीरीज है नहीं, तो आपको यहाँ पे पता है कि भाई 1 2 3 4 5 सीरीज है, तो बीच का ही अज्यूम्ड हम मान के चलेंगे, तो इसको अपन ने अज्यूम कर लिया है। ठीक है, फिर बस आपको इसको समझ में आ रखा है आपको कि किस तरीके से करना है, अभी तक अपन यही कर रहे हैं। फिर डी डैश में कन्वर्ट करना है, तो कोई भी कॉमन फैक्टर लेना है, उसको कन्वर्ट करना है और फिर फ्रीक्वेंसी को और डी डैश को आपको इनटू कर देना है। क्लियर, फिर बस वैल्यू आपको पुट करनी है फॉर्मूले के अंदर एंड यू आर गुड टू गो। ऑलराइट, अब अपन यहाँ पे बात करते हैं बच्चों कैलकुलेशन ऑफ करेक्टेड अरिथमेटिक मीन। करेक्टेड अरिथमेटिक मीन जो है, इसकी कैलकुलेशन किस तरीके से होगी इसको अपन देखते हैं। सो समटाइम इन कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन सम आइटम्स और वैल्यूज आर रॉन्गली रिटन। तो काफी बार क्या होता है कि आप मीन कैलकुलेट करते हो तो वहां पे ना वैल्यूज जो होती है वो काफी बार गलत लिखी हुई होती है। तो इस केस में आपको क्या करना है, अकॉर्डिंगली द मीन वैल्यू गोज रॉन्ग। तो वहां पे दिखती सी बात है, अगर आपको वैल्यूज गलत लिखी हुई है तो आपका मीन भी गलत हो जाएगा यहाँ पे। बट सच मीन वैल्यू कैन बी करेक्टेड एज इलिस्ट्रेटेड बिलो। लेकिन यहाँ पे आप उस मीन वैल्यू को किस तरीके से करेक्ट कर सकते हो ये आपको यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो देखो अरिथमेटिक मीन का ये साइन हो जाता है, ठीक है, समेशन ऑफ n जो भी आपका रॉन्ग है प्लस करेक्ट वैल्यू।
ओके, माइनस इनकरेक्ट वैल्यू एंड नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है। इसको आप किस तरीके से अपन को फॉर्मूले को पुट करना है ये आप एक बार देख लो। देखो अब यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे रखा है, मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे 100 स्टूडेंट्स हैं, उनके मीन मार्क्स आपको यहाँ पे गिवन है, आर एस्टिमेटेड टू बी 40, ठीक है। लेटर ऑन इट इज फाउंड दैट वन वैल्यू वाज रेड एज 83। फिर थोड़ी देर बाद में पता लगता है कि एक वैल्यू जो है वो 83 हमने रीड कर ली, लेकिन ये गलत है, 83 इज रॉन्ग, यहाँ पे जो एक्चुअल वैल्यू है वो है 53। तो अब यहाँ पे आप करेक्ट मीन किस तरीके से फाइंड आउट करोगे? तो देखो इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल सा है, ये आपका फॉर्मूला होता है अरिथमेटिक मीन का समेशन ऑफ x अपॉन n, ठीक है। अब देखो इसको, इसी को ही अपन ने ब्रेक डाउन किया है। फिर देखो यहाँ पे अपन ने क्या किया है कि अगर अपन इसको इधर ले आए और इस अरिथमेटिक मीन को इधर ले आए तो ये भी अपन कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो जो अपना समेशन x है इसको अपन किधर ले आए, इधर लेके आ गए हैं, ठीक है, इज इक्वल्स टू इसको अपन ले आए हैं इधर, अरिथमेटिक मीन अपॉन n, इस तरीके से अपन ने लिखा हुआ है, ठीक है। अब गिवन अपने को क्या है क्वेश्चन में, अपन को अरिथमेटिक मीन ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट इज टू बी 40, तो अपन को अरिथमेटिक मीन क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। और नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पे कितने, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने अब गिवन है अपन को, 100 अपन को गिवन है, ठीक है। सो बस आप फॉर्मूले में पुट कर दो, ये अपना अरिथमेटिक मीन हो गया, n आपको गिवन है, आपको निकालना है समेशन ऑफ x, ठीक है। अब यहाँ पे देखो समेशन ऑफ x किस तरीके से निकालोगे, तो 40 into 100, ठीक है, इज इक्वल्स टू 4000। करेक्ट वैल्यू कितनी है 53 और इनकरेक्ट आपको क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 83। तो बस आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे वैल्यूज को पुट करना है, ये अरिथमेटिक मीन इज इक्वल्स टू रॉन्ग प्लस करेक्ट वैल्यू, ये करेक्ट वैल्यू हो गई माइनस इनकरेक्ट वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। जब आपने इस तरीके से सॉल्व किया तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आया 39.70। ओके, सो करेक्ट मीन आपका ये है। ऑलराइट, 40 जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है दैट वाज नॉट द करेक्ट मीन आपका ये है, ठीक है बच्चों। सो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर आपको इनकरेक्ट दे रखा है तो उसको करेक्ट कैसे आपको करना है, बस ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ओके, समेशन ऑफ x विच इज रॉन्ग प्लस करेक्ट वैल्यू माइनस इनकरेक्ट वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड नंबर ऑफ आइटम्स। अब जैसे आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि फाइंड द मिसिंग वैल्यू, ठीक है, आपको यहाँ पे एक सीरीज दे रखी होगी और उसमें से कोई ना कोई वैल्यू आपकी मिस है, तो आप उसको किस तरीके से फाइंड करोगे? सो इफ अ मीन सीरीज इज नोन, अगर आपको मीन पता है, ठीक है, बट वन वैल्यू इज मिसिंग, लेकिन उस सीरीज में से कोई ना कोई एक वैल्यू आपकी यहाँ पे मिस हो रही है, ओके, द मिसिंग वैल्यू मे बी फाउंड यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले को यूज करके आप क्या कर सकते हो, उस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे होगा ये कि जो भी क्वेश्चन होगा वहां पे आपको अरिथमेटिक मीन दिया रखा होगा, ठीक है, 1 2 3 4 5, मतलब ऐसे सपोज करो 5 नंबर की सीरीज है, तो उस 5 नंबर की सीरीज में आपको 4 नंबर ऑलरेडी गिवन होंगे, ठीक है, और फिर आपको 5th सीरीज पूछी जाएगी। तो बस आपको कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले में आपको वैल्यूज को पुट करना है और इस तरीके से आप क्या कर लोगे, इजीली अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे और जो मिसिंग वैल्यू है वो आप यहाँ पे निकाल लोगे, ठीक है। वैसे ही अगर आपसे पूछ लिया जाए कोई भी मिसिंग वैल्यू, मतलब आपको सीरीज गिवन होगी, ठीक है, वहां पे आपको मीन गिवन होगा, लेकिन जो सीरीज है उसमें आपकी एक ना एक वैल्यू मिस होगी, तो उसको भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। सो इफ अ मीन ऑफ अ सीरीज इज नोन, अगर मीन आपको पता है बट दी वन वैल्यू इज मिसिंग, लेकिन उस सीरीज के अंदर में से कोई भी एक वैल्यू अगर आपकी मिस हो रही है तो उसको आप इस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। सो अरिथमेटिक मीन आपको गिवन होगा, सीरीज आपको गिवन होगी, उस पूरी सीरीज में से कोई भी एक वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है और नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पे आपको गिवन होंगे। सेम इसी तरीके से देखो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, कैसे आपको करना है, जैसे आपको एक क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको अरिथमेटिक मीन यहाँ पे गिवन है, सीरीज आपकी 5 डिजिट्स की, 5 वैल्यूज की है, ठीक है, और वो कौन कौन सी है 1 2 3 4 और 5th आपको फाइंड आउट करनी है, यानी कि 10 15 30 35, और फिर आपको जो नेक्स्ट आपकी जो सीरीज है वो आपको फाइंड आउट करनी है। अब आपका फॉर्मूला यही है जो ग्रीन में अपन ने लिखा हुआ है, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 अपॉन 5, क्योंकि 5 की आपकी सीरीज है, दिस इज योर n, ओके। अब यहाँ पे अरिथमेटिक मीन आपको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ये सीरीज आपने यहाँ पे लिख ली, नंबर ऑफ सीरीज आपने लिख ली है, जो आपने इसको सॉल्व किया, सो इट्स 90 प्लस x5 अपॉन 5। अब आपको बस कुछ नहीं करना है, अपना जो मैथ्स का दिमाग है वो लगाते हुए यहाँ पे क्या होगा 30 को, मतलब ये जो 5 है ये उधर चला जाएगा इनटू, मतलब डिवीजन में तो इनटू में हो जाएगा, 30 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 90 प्लस x5, ठीक है। जब आपने इसको सॉल्व किया तो 150 आ गया। अब ये जो 90 है ना, 90 इधर चला जाएगा या फिर 150 को आप इधर ले आओ, सो जब ये इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और x5 आपका यहाँ पे क्या निकल के आ गया बच्चों, x5 आ गया आपका 60, ओके। सो आई होप कि इस तरीके से अगर आपकी कोई भी मिसिंग वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है तो वो आप इजीली कर लोगे, क्लियर। चलिए
नेक्स्ट देखो यहाँ पे अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं वेटेड अर्थमेटिक मीन, ठीक है। सो वेटेड अर्थमेटिक मीन का जो आपका फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। सो वेटेड अर्थमेटिक मीन जो अपन x बार से शो कर रहे हैं, वेटेड के लिए w है यहाँ पे, सो इज इक्वल्स टू सबमिशन ऑफ वेटेड x अपॉन सबमिशन ऑफ वेटेड, ठीक है। नाउ यहाँ पे जो अर्थमेटिक मीन और W है ये आपका क्या शो कर रहा है, ये वेटेड एवरेज आपको शो कर रहा है। आप किस तरीके से यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे, तो देखो मार्क्स आपको गिवन है, यहाँ पे वेट आपको गिवन है। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, मार्क्स यहाँ पे आपको गिवन है, वेट आपको गिवन है, इसका सबमिशन निकालना है, फिर उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है, इनको आपको इनटू करना है, तो यहाँ पे आपका WX भी निकल के आ जाएगा। तो बस अब कुछ नहीं, इसको फॉर्मूले में इस वैल्यूज को पुट कर दो और यहाँ पे आपका जो अर्थमेटिक मीन है वो आपका निकल के आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ये आप इजीली निकाल लोगे, बस कुछ नहीं है, फ्रीक्वेंसी जो आपको गिवन होगी उसका सबमिशन आपको निकालना है और इन दोनों को इनटू कर करके आपके पास में WX या फिर सबमिशन ऑफ WX भी आपके पास में निकल के आ जाएगा। सो दिस इज योर वेटेड अर्थमेटिक मीन, ठीक है। सो बच्चों देखो कंबाइंड अर्थमेटिक मीन के अंदर जैसा नाम से आपको पता चल रहा है कंबाइन, अपन यहाँ पे कुछ अर्थमेटिक मीन्स अपन को क्वेश्चन में गिवन होंगे, ठीक है। नंबर्स ऑफ आइटम्स अपने को गिवन होंगे, सीरीज अपने को गिवन होगी, बस अपन को उसको क्या करना है, कंबाइन करना है। अभी तक तो अपन एक एक अर्थमेटिक मीन यहाँ पे निकाल रहे थे, एक सीरीज अपन को गिवन है, उसी सीरीज के अकॉर्डिंग अपन एक मीन यहाँ पे निकाल रहे हैं। अब व्हाट इफ अपन को क्वेश्चन में ऐसा दे दिया जाए कि आपको दो सीरीज गिवन है और दो अर्थमेटिक मीन आपको एक साथ निकालने, कंबाइन निकालने, तो उस केस में आप क्या करोगे। अच्छा यहाँ पे ना एक और केस होता है, उस केस के अंदर क्या होता है बच्चों, आपको दो से ज्यादा भी मीन आपको गिवन होते हैं, तो फॉर्मूला बिल्कुल वही सेम रहेगा। कैसा होता है देखो, ये तो केस हो गया आपका जब आपको टू अर्थमेटिक मीन्स आपको गिवन हो और आपको यहाँ पे उनको कैलकुलेट करना हो। तो देखो अर्थमेटिक मीन ऑफ 1 and 2 इज इक्वल्स टू अर्थमेटिक मीन ऑफ 1 N1, N1 इज नंबर, ठीक है। N1 यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स इन पार्ट 1 ऑफ द सीरीज, जो पार्ट 1 है सीरीज का उसका नंबर 1 मतलब उसके आइटम्स। फिर सेम उसी तरीके से x2 क्या स्टैंड करता है, x2 स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक मीन ऑफ पार्ट 2, ओके, ऑफ द सीरीज, और अपॉन क्या हो जाएगा N1 प्लस N2 यानी कि नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ पार्ट 1 ऑफ द सीरीज एंड नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ द पार्ट 2 सीरीज, ठीक है। बहुत देखने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये फॉर्मूला कैसे याद होगा, लेकिन सबसे इजी फॉर्मूला है, एक क्वेश्चन के साथ आप इसको समझोगे। तो देखो यहाँ पे चलो ये तो हो गया आपका 2 के केस में। अब जैसे दो से ज्यादा केसेस हो, जैसे 1 2 3 एंड जितने भी अमाउंट हो अर्थमेटिक मीन ऑफ 1 2 3 और या फिर ज्यादा भी आपको दे रखे हो, तो बस रहेगा फॉर्मूला, फॉर्मेट वही रहेगा, बस आपका यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। जैसे x1 N1, x2 N2, फिर ऐसे x3 N3, फिर इस तरीके से आपको चलते रहना है, x4 N4 इस तरीके से, और n अपॉन N1 प्लस N2 प्लस आगे ऐसे चलते रहना है, ठीक है। एंड दिस इज N2, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। अब एक क्वेश्चन के हेल्प से आप इसको समझोगे। सो 60 स्टूडेंट ऑफ सेक्शन A ऑफ क्लास 11 ऑब्टेन्ड 40 मीन मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स। देखो एक तरफ अपन को यहाँ पे क्या दे रखा है, स्टूडेंट्स, यानी कि नंबर N1 आपको क्या दे रखा है बच्चों, 60 दे रखा है, ठीक है। नाउ 60 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन A ऑफ क्लास 11 ऑब्टेन 40 मीन मार्क्स। अब इसका मीन क्या है, यानी कि x1 क्या हो जाता है बच्चों, 40, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन B, तो N2 यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, N2 हो गया यहाँ पे आपका 40, है ना। ऑब्टेन हाउ मच मार्क्स, तो यहाँ पे आपका x2 x बार 2 आपका कितना हो गया, 35। सब चीजें आपको गिवन है, ठीक है। अब बस इसको आपको क्या करना है, फॉर्मूले में आपको पुट करना है। सो N1 आपको गिवन है 60, N2 आपको गिवन है 40, आपका जो x बार 1 है वो है 40 और x बार 2 जो है वो आपका 35 है, ठीक है। सो ये 1 and 2, दिस इज नॉट 12, दिस इज 1, 2, ओके। बस कुछ नहीं करना है, आपने फॉर्मूला लिख लिया, फॉर्मूले के अंदर बस आपको वैल्यूज को पुट करना है, वैल्यूज को पुट करने के बाद में बस इसको जैसे इनटू कर दिया, प्लस कर दिया, फिर 60 प्लस 40 100 हो गया। इसको जब आप सॉल्व कर दोगे तो आपके पास में कंबाइंड अर्थमेटिक मीन निकल के आ जाएगा 38, ठीक है। देखने में टफ लग रहा था, आई नो, लेकिन ये बिल्कुल टफ नहीं था। बस आपको अगर फॉर्मूला पता है तो आपको बहुत ही आसानी से इसको आप मतलब अपने एग्जाम के अंदर अटेम्प्ट कर सकते हो। फॉर्मूला पता होने की वजह से आपको बस वैल्यू को सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है और इससे ज्यादा आगे कुछ भी नहीं है। तो बच्चों आज के इस वीडियो के अंदर अपन ने ढेरों क्वेश्चन समझे हैं, सॉल्व करे हैं, ठीक है। अपन ने बहुत ही डिफरेंट तरीके के पैटर्न्स जो थे वो अपन ने यहाँ पे देखे हैं, ठीक है। अब आपका काम ये रहता है बच्चों कि आपको इन सभी पैटर्न को, क्योंकि अपन ने एक एक एग्जाम्पल ही उठाया है सबका, है ना,
तो इन सभी को आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना पड़ेगा। अब क्योंकि ये चलो दूसरा कोई अपना इकोनॉमिक्स का पार्ट होता तो मैं कहती कि चलो ठीक है, आप सिर्फ अपनी हेडिंग्स लिख लो और हेडिंग्स के बेसिस पे आप अपने खुद के नोट्स बना लो, लेकिन नहीं, यहाँ पे क्योंकि स्टैटिस्टिक्स पोर्शन है, यहाँ पे आपको हर एक चीज आपको अपने हाथ से करनी पड़ेगी, ठीक है, चाहे फॉर्मूला हो चाहे क्वेश्चन सॉल्व करने की बात हो, ठीक है। सो आई होप कि बच्चों आपको आज के इस वीडियो में सभी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। कहीं पे अगर कोई पोर्शन रह भी गया है जो कि आपको नहीं समझ में आया है तो फिक्र बिल्कुल नहीं करनी है, कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो और साथ में ये भी बताना कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा है, ठीक है। अगर अच्छा लगा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करो और लास्ट में मैं यही बोलती हूँ हमेशा कि बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।